गुड आफ्टरनून सुनी सर, कार्तिक भाई गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून भूपेंद्र सर। गुरलीन सर नमस्ते। भूपेंद्र जी नमस्ते, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो लो जी, यूट्यूब भी शुरू कर दिए बस मैंने। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पार्ट 2 ऑफ इंडेस। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि लास्ट टाइम हमारे एफर्ट करने के बावजूद भी काफी इंडेस छूट गए थे। हालांकि कार्तिक जी ने उसको कवर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ओवरव्यू में भी बड़ी डिटेल्ड में आपको समझाया जितने भी इंडेस थे। तो अभी लगभग जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था कि 11 इंडेस अभी हमारे कवर करने रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंडेस हैं, जो ओवरऑल हम पे एप्लीकेबल हैं इन इंडिया। उसमें मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट हैं वो कार्तिक जी सारे पिछली बार कवर कर चुके हैं, एक्सेप्ट दीज 11 जो ये 2 दिन में कवर करेंगे। मैं आप सबका सीए एसोसिएशन की तरफ से और वॉइस ऑफ सीए की तरफ से स्वागत करता हूं। और कार्तिक जी जो हमारी फैकल्टी हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ही इज नॉट ओनली फैकल्टी, ही इज द मास्टर ट्रेनर। तो मैंने मैसेज में भी लिखा हुआ है कि इंडेस के ये मास्टर ट्रेनर हैं, और आप इंडेस के रिलेटेड इनका कोर्स भी चलता है, जो अब मेरे ख्याल में पहले 70 आवर्स का था, अब इन्होंने शायद 90 या 100 आवर्स का कर दिया। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने एक्सटेंसिवली इंडेस की नॉलेज लेनी है और आपको अपनी कंपनीज में इंप्लीमेंट करना है। अदरवाइज ओवरव्यूज के लिए तो ये जो हमारा पार्ट 1 3 डेज का और पार्ट 2 2 डेज का, इट विल बी सफिशिएंट फॉर गेटिंग द ओवरव्यू एंड नॉलेज ऑफ द इंडेस। तो मैं कार्तिक जी का स्वागत करता हूं। देन हमारे साथ पैनलिस्ट में गुरलीन साहनी जी एंड भूपिंदर दीक्षित जी भी मौजूद हैं, और आज संख्या काफी कम है। तो लास्ट टाइम इट वाज ए गुड नंबर, दैट्स वाई मैंने अनाउंस किया था पार्ट 2, लेकिन मेरे को लगता है कि वो गलत अनाउंसमेंट हो गई है। ये मतलब मेंबरों का इंटरेस्ट था नहीं इतना, तो क्योंकि आज संख्या देख के मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कमिटेड हैं कि अगर अनाउंस किया है तो हम इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे 2 डेज, ताकि जो मेंबर बाद में भी बेनिफिट लेना चाहें यूट्यूब पे वो ले लें फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम उस यूट्यूब को ओपन करेंगे, उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे, देन वो अटेंडर यूट्यूब पे भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडेस के कोर्स में, जो हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मैंने काफी अनाउंसमेंट करके रखी हुई हैं कि गुरु जी के साथ, गिरीश ऊर्जा जी के साथ हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आएंगे जैसे ही बजट पास होगा। तो इट विल बी ए नाउ इट इज ए बजट फाइनेंस बिल, देन इट विल बिकम एक्ट। वी विल हैव एन सेशन, extensive session on the finance act to 2023 after passing in the parliament, and so that जो भी amendments हुई हैं, कोई नहीं आई है चीज, कोई उन्होंने डिलीट कर दी है, तो उसका सारा गिरीश ऊर्जा जी हमें डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा बैंक ऑडिट पे भी, हालांकि बैंक ऑडिट पे हमने स्पेशल सेशन किया अमरजीत चोपड़ा जी के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि बैंक ऑडिट हम सब जानते हैं कि काफी कम हो गया इस साल, और अगले साल तो पूरी ऑटोनॉमी दे दी है बैंकों को कि पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे बैंक ऑडिट, इवन दो वी विल मेक द एफर्ट्स आफ्टर 20th, क्योंकि तब तक हो सकता है कि कुछ एक पोजीशन क्लियर हो जाए कि इस बार कितना इंपैक्ट पड़ रहा है 70% सर्कुलर का। तो उसके बाद ही हम प्रोग्राम प्लान करेंगे अमरजीत चोपड़ा जी के साथ, अजय जैन जी के साथ, और कुंतल पी शाह जी के साथ। तो विद दिस वर्ड्स ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ऑलरेडी 11 मिनट्स हम ऊपर निकल रहे हैं टाइम से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कार्तिक जी को टू काइंडली स्टार्ट दी सेशन। Thank you, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity, Ashwini sir. And मेरे साथ जो हमारे सामने बैठे हैं हमारे भूपेंद्र सर, thank you sir for coming. सैनी सर, हमारे सहानी सर, गुरलीन सर, thank you. And thank you audience for getting this India's course part 2. जैसा अश्विनी सर ने अभी बोला कि मेंबर्स की संख्या थोड़ी कम है, मेंबर्स का इंटरेस्ट नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं है 2 साल बाद आ जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। क्योंकि हमको जिस चीज की जब रिक्वायरमेंट पड़ती है हम तभी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सर मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, काम बहुत ज्यादा है। बैंक ऑडिट की सर ने बात करी कि 70% आ गई, अगले साल देखना
50 भी नहीं बचेगी, उसके बाद देखना खत्म ही हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 2028 तक बैंक ऑडिट रहेगी हमारे पास। और अगर बैंक ऑडिट रही भी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैंक्स पर 2024-25 के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा कंपलसरी। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द बैकबोन ऑफ देयर नॉलेज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द बैकबोन ऑफ द फर्टिनिटी। हम भाग रहे हैं एएस से, हम भाग रहे हैं इंडीएस से, और ये मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल पता है। जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स सुन रहे हैं मुझे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं 5-10 मिनट फिर से लूंगा ओवरव्यू का, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बने सर आपका। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये बात पता है कि इंडीएस के बिना सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कंपनीज पर, हर एंटिटीज पर फ्यूचर में स्टैंडर्ड्स लग जाएगा। और खासकर जो सीए सर जॉब कर रहे हैं भूपेंद्र सर, पहला सवाल पूछा जाता है सर आज की डेट में इंडीएस का। आपको इंडीएस आते हैं तो आ जाओ। मजे की बात सर पता है क्या है? सबसे मजे की बात, इंडिया के अंदर इंडीएस का, आईएफआरएस का कोई अच्छा रिसोर्स जो पर्सन है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है सर। अगर आप आज कहते ना कि दिया लेके ढूंढने पर नहीं मिलता बंदा, ऐसा वही काम इंडीएस जैसा हो रहा है सर, कि जाओ दिया लेके कि आ जाओ, तेरी आरती उतारते हैं, हाल पहनाते हैं, तब भी बंदा नहीं मिलेगा आपको इंडीएस का। सैलरी कितनी मिल रही है सर? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। एक बहुत बड़े सीए थे, मुझे फोन कर रहे हैं, इज अ पार्टनर इन बिग 4। कहते कार्तिक सर, कार्तिक भाई, मुझे एक बहुत अच्छा बंदा चाहिए एफएएस के लिए। ईवाई के अंदर एक फास होती है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज। वो बोले हमको 25 लाख रुपए पैकेज देने को तैयार है, लेकिन काम का बंदा ही नहीं मिल रहा हमको, क्या करें बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टेड मेंबर्स सभी को मेरा नमस्कार, आपका वेलकम है इस इंडीएस कोर्स के लिए। तो एक चैट बॉक्स में हल्का सा सर मैसेज हो जाए हाय का, हेलो का, क्योंकि सर चैट बॉक्स में मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं सर आपसे, बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। अगर आपने मुझे अपने 2 घंटे दिए हैं सर आज, तो मैं 2 घंटे बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं दूंगा, आप में नॉलेज का जरूर डालूंगा। हेलो मेंबर्स, चैट बॉक्स अगर आप कमेंट कर, सर चैट बॉक्स में मेंबर्स कमेंट हो रहा है नहीं हो रहा? चैट आर डिसेबल्ड सर, रिक्वेस्ट यू टू सर प्लीज अनेबल द चैट्स। 1 मिनट में देखता हूँ अभी। राकेश सर बोल रहे हैं एज कमेंटेड बाय यू, यू हैव नोट सेंड ई बुक। सर मैंने सबको भेज दिया कर दी है। हाँ हेलो सर, हेलो, हाय सर, हाय जतिन सर, ठीक है सर, आ गया रिप्लाई, आ गया। अब आपको लगता है सर, देखो सर, सबसे पहले हाय अनीश फ्रॉम बीकानेर, हाय बीकानेर सर, हमारा बीकानेर। चलिए सर, अब मैं एक चीज पूछता हूं, मुझे एक बात बताना सर, सारे के सारे जो मुझे मेंबर्स हैं सुन रहे, अगर मैं कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? पहला क्या होता है सर? बैलेंस शीट। सेकंड क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इंडीएस की बात कर रहा हूं, पहला बैलेंस शीट, सेकंड क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सीएफएस नहीं होता सर, कैश फ्लो बाद में आता है। अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, रिस्पेक्टेड मेंबर, अगर उन पर इंडीएस लग रहा है, तो सर ये भी एक नॉन कंप्लायंस है। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले दिखा दिया और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बाद में दिखा दी। हर कंपनी में आपको पहले बैलेंस शीट मिलेगी, फिर पीएनएल मिलेगा, फिर मिलेगी सोसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर ये सोसी क्या चीज है? ये एक नई स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की है इंडीएस के अंदर, एएस में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको बाद में समझा दिया जाएगा। फोर्थ होता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिफ्थ क्या होता है सर? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग नोट्स विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड अदर डिस्क्लोजर। ये आपके सामने सर 5 स्टेटमेंट पड़ी हैं। आपका चल रहा है इंटरव्यू सर,
अब मुझे एक बात बताओ सर, उन 5 स्टेटमेंट के अंदर उस कंपोनेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके ओपिनियन में क्या होगा सर? काइंडली कमेंट इन द चैट बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा आपके लिए? ध्यान रखना सर, बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। इन 5 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। सभी की सर अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अब ये जानना है सर। भूपेंद्र साहब बोल रहे हैं 5th कंपोनेंट, राहुल जी बोल रहे हैं 5th कंपोनेंट, पारुल मैडम बोल रही है 5th कंपोनेंट। अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए है सर नोट्स, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर बैलेंस शीट पड़ी है, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? अगर मैं इंडियस की बात करूं, वहां पे आता है जी पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और पीपीई के सामने फिगर लिखी है इस साल की 5000 करोड़। आपको क्या लगेगा? 5000 करोड़, अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ नंबर। लेकिन आपको क्या पता उसकी वैल्यूएशन कैसे की गई है? वेदर कंपनी हैज अडोप्टेड कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, आपको क्या पता उसकी लाइफ कितनी है, कितना चार्ज किया है? यही कहानी हर आइटम के साथ है। आपकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रहा है, आपको क्या पता कौन सा मेथड यूज किया है? वेटेड एवरेज कर रहा है या फीफो कर रहा है? कौन बताएगा? नोट्स बताएंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज बताएंगी, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब मैं आपको एक अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको अकाउंटिंग पता है, बिकॉज सर वी आर रिस्पेक्टफुल। और मैं एक बात और मानता हूं सर, हर इंसान को हर टाइम कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहना चाहिए। क्या कोई सर ये कह सकता है कि मेरे को सब कुछ आ गया या मैं सब कुछ सीख गया? नहीं सर, हमको सीखते रहना चाहिए। इंसान कभी भी सीखता रहेगा, वो लाइफ टाइम। उसका शरीर बूढ़ा हो सकता है, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होगा सर उसका। इट्स अ लाइक ऑफ आर्ट। कोई इंसान सर ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया। सीखते रहना पड़ेगा, और हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हमारे पास नॉलेज है। जिस दिन नॉलेज खत्म हो गई, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब बहुत से हमारे दोस्त भाई लोग बोलते हैं कि ठीक है सर हमें अकाउंटिंग पता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला 5th कंपोनेंट बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखें सर, ये किसकी रिपोर्ट है सर? रिपोर्ट दिख रही है आपको? ये रिपोर्ट दिख रही है मेंबर्स आपको? दिख रही है? चलो आ जाओ। क्या है ये? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट, FRQRRR। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। अगर किसी रिपोर्ट में सत्यमेव जयते लिखा हो, दैट मींस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये नाफरा है। नाफरा इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी नेम PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडेस, और डेट ऑफ रिपोर्ट क्या है सर? 23/2/2023। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, 23 फरवरी 2023। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये आ गया। एक मिनट सर, मेन मुद्दा ये है, आ जाओ। हम इसकी पढ़ते हैं समरी। ये क्या आ गया सर? नफरा क्या बोल रहा है सर? की ऑब्जर्वेशन कैटेगराइज एज हाई इंपैक्ट। इसको अच्छे से देखना सर, क्या बोलता कि ऑब्जर्वेशन कैटेगराइज एज हाई इंपैक्ट। इसकी ऑब्जर्वेशन देखना। मुझे एक बात बताओ, पहले क्या बोलता? द कंपनी डिस्क्लोजर ऑफ द इनिशियल मेजरमेंट पॉलिसी with respect to trade receivable, which is a material item being 23.35% of the total asset, is not in accordance with India's 109 financial instrument। किसकी बात कर रहा है? डिस्क्लोजर की बात कर रहा है सर। यहां पर अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। ही इज कैटेगराइजिंग फोकस ऑन द डिस्क्लोजर पार्ट। अगला, the company had not made an impairment allowance using ECL, expected credit loss approach, as required by Ind AS 109 in respect of contract asset and other financial asset such as deposit with bank, other deposit। ये एक बात बोल रहा है, ये बात कर रहा है आपने ECL का प्रोविजन नहीं बनाया, जो कि एज पर Ind AS 109
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी था। अगला पार्ट किसका है? 4.3 डिस्क्लोजर, इंडियस 107 का डिस्क्लोजर। अगला पार्ट किसका है? द फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन टू द लोन डिस्क्लोज्ड, अगेन डिस्क्लोजर। 4.5 इंडियस 115 का डिस्क्लोजर नहीं किया, अगेन डिस्क्लोजर। अगला, द कंपनी हैज नॉट अदर टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अगेन डिस्क्लोजर। 4.7 अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द फेयर वैल्यू, की ऑब्जर्वेशन कैटेगराइज्ड एज लो इम्पैक्ट, द कंपनी हैज नॉट फुल्ली कंप्लाइड विद द डिस्क्लोजर। अगला डिस्क्लोजर, द कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज। क्या लगा पता सर? क्या लगाया अनुमान आपने? आपको क्या लगता है कि ऑडिट का स्कोप खत्म हो गया? सवाल ही पैदा नहीं उठता सर। नफरा ने जो रिपोर्ट दी है, एक सिंगल अकाउंटिंग एंट्री बता दे जो बोलता कि हमने गलत कर दी। स्टैंडर्ड्स की खूबी क्या है? इंडियस की खूबी है सर उसका डिस्क्लोजर, और वही हमको फॉलो करना है। तो स्टार्ट गिविंग टाइम टू द डिस्क्लोजर्स ऑफ द कंपनीज। आप इंडियस का बे टेक्स्ट पढ़ो और कंपेयर करो डिस्क्लोजर के साथ भी, क्या कंपनीज ने वाकई ही डिस्क्लोज किया हुआ है। सर आप ऑब्जर्व करेंगे डिस्क्लोज किया ही नहीं हुआ, धज्जियां उड़ा रखी हैं। मेरा मन दुखता है सर कि यार क्या बात है, हम अकाउंटिंग तो कर पा रहे हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हम नहीं कर पा रहे। आगे बढ़े सर, समझ आया जो मैं कहना चाह रहा था आपको? ये रिपोर्ट के साथ अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है एनएफआरए की। मेंबर्स आया समझ? हाँ या ना सर? राकेश सर बोल रहे हैं हाँ, बाकी मेंबर्स? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इंडियस जो मुझे लग रहा है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आज का इंपॉर्टेंट इंडियस है सर 102 शेयर बेस पेमेंट, एसबीपी, शेयर बेस पेमेंट। क्या? एसबीपी। चलिए सर, अगर मैं बात करूं इस इंडियस की, इसका नाम है इंडियस 102। आपको लगता होगा भी आसान है, आसान नहीं है सर, वेरी टेक्निकल इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है सर। आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। मैं इसको आपको 20-25 मिनट लगा के इसको खतरनाक आपको इसका ओवरव्यू आज देके जाऊंगा। इंडियस 102 शेयर बेस पेमेंट। इन माई नॉलेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। अगर मैं एएस की बात करूं सर, मुझे बताओ इसमें कौन सा एएस लगता है? अगर मैं एएस की बात कर रहा हूं, मान लो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कंपनी के ईसॉप दे दिए कि ठीक है आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, लो पकड़ो शेयर, तो कौन सा एएस लगेगा इसके ऊपर? सर अच्छा सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सभी से। मोहम्मद साहब बोल रहे हैं एएस 21। मोहम्मद साहब एएस 21 तो सीएफएस का है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अनिशुल हसन साहब बोल रहे हैं एएस 20। सर एएस 20 ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर का। सर क्या बात कर रहे हो सर? और बताइए मेंबर्स, इसका कोई एएस ही नहीं है। उत्सवगर बोल रहे हैं एएस 15। सर वो एम्प्लॉय बेनिफिट का, कोई लिंक नहीं है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्या बोला? एएस के अंदर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं, शेयर बेस पेमेंट के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं बना, गाइडेंस नोट है, सिर्फ गाइडेंस नोट है। लेकिन जब इंडियस आया तो स्पेसिफिकली शेयर बेस पेमेंट के ऊपर इंडियस बना, इंडियस 102। आप जब भी कोई इंडियस पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। उस कोई भी आप इंडियस पढ़ना, सबसे पहले आप पढ़ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है साहब, उसका मेन कोर प्रिंसिपल क्या है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? कारण तो बता दो। रुको बताता हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी इंडियस में कोई चीज समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हमेशा उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो जिस ऑब्जेक्टिव के कारण बना है, उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, उसको नजर रखना जरूरी
है। आपसे मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं क्योंकि सर ओवरव्यू है, लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ूं, मेरे साथ आप भी पढ़िए सर। क्या बोलता ऑब्जेक्टिव के अंदर? The objective of this standard is to specify the financial reporting by an entity when it undertakes a share-based payment transaction। ठीक है कि हमको स्पेसिफाई करनी है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडियस 102 की, एसबीपी की, जब एंटिटी अंडरटेक करती है एक शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। इन पर्टिकुलर it require an entity to reflect in its profit and loss and financial position। अगर किसी भी, अगर पूरे इंडिया इसमें कहीं दिख जाए फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो किसकी बात कर रहा है? लिख लो सर, वो बैलेंस शीट की बात कर रहा है। अगर पूरे इंडिया इसमें दिख जाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो P&L की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, पूरे इंडीएस में इंडीएस के तीन ऑब्जेक्टिव हैं सिर्फ। वो कहां लिखे हुए हैं? वो इंडीएस 1 के अंदर भी लिखे हुए हैं, और वो जर्नल फीचर फॉर द प्रिपरेशन एंड फ्रेमवर्क को पढ़ोगे, वहां भी 3 जो फीचर लिखे हैं, वो बोलता टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी, ट्रू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी। मतलब ये बैलेंस शीट की बात कर रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब P&L की बात कर रहा है। अगर मैं IFRS की बात करूं, क्योंकि इंडियस बने कहां से हैं? IFRS से। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं सर, 99.90% इंडियस एंड IFRS सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक्ट टू एक्ट सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है। हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। अगर आपके पास बैलेंस शीट, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है IFRS के, तो क्या लिखता है? IFRS बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2023। वो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी बैलेंस शीट का वर्ड यूज नहीं करता। समझ गए सर? यस या नो सर? कुछ बात लगी पता ये वाली? नहीं, ये बातें बड़ी छोटी होती हैं सर, बड़ी काम की होती हैं बातें। ये बातें बड़ी छोटी होती हैं लेकिन बड़ी काम की बातें होती हैं सर ये। चलो अगेन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सर, कैश इन हैंड लिखते हैं अपनी बैलेंस शीट में जब आप नॉर्मली बनाते हो, या कैश ऑन हैंड लिखते हो? सर ईमानदारी से बताना सर मुझे। आप जिसने मेरा लेक्चर पहले अटेंड किया है उसको पता होगा। सर सारे बंदे रिप्लाई करो। सर इन हैंड लिखते हैं ना सर नॉर्मली, तो सारे के सारे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, लेकिन एक्चुअली एज पर शेड्यूल 3 कैश ऑन हैंड होता है, इन हैंड नहीं होता। मतलब हम सारे अभी तक जो इन हैंड वाले हैं वो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, तो घर जाके शेड्यूल 3 जरूर पढ़ना सर, बड़ी काम की बात है वो भी। चलो हम शेयर बेस्ड में कि, और एंटिटी ने जो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की है उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस पे और बैलेंस शीट पे, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शन इन अ शेयर ऑप्शन आर ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं सर। लेकिन एक बात हो रहा है सर, ये स्कोप में क्या लिख रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप पढ़ना बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड कहां है एप्लीकेबल और कहां नहीं है। एन एंटिटी शैल अप्लाई दिस स्टैंडर्ड in accounting for all share based payment transaction whether or not the entity can identify specifically some or all of the goods or service received। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ESOP की बात करूं, इस शेयर बेस्ड पेमेंट स्टैंडर्ड की बात करूं, SBP की, इसमें सर 3 टाइप की होती हैं। मतलब सर हम क्यों देते हैं उसको शेयर? सामने वाली कंपनी अपने शेयर क्यों देगी? सामने वाली कंपनी अपने शेयर क्यों देगी? वो बोला व्हेन कंपनी रिसीव्स गुड्स और सर्विस इन एज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन।
अगर आप शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन की बात करोगे सर, एसबीपी ट्रांजेक्शन तभी काम की है व्हेन, देखो सर क्या लिखा हुआ है, when entity can identify specifically some or all of the goods or service received। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात हमें समझ आ गई कि एसबीपी ट्रांजैक्शन तभी अंडरटेक की जाएगी जब सामने वाले से हमें कुछ सामान मिलेगा, कुछ हमको सर्विसेज मिलेंगी। और ये ट्रांजैक्शन 3 टाइप की हो सकती है। पहला क्या, पहला बोलता है सर इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब कि आप सामने वाले को अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दोगे, साफ सी बात है, उसको बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। एक होती है सर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या सर, कैश सेटल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी बी ने कंपनी को दी सर्विसेज कोई ना कोई, कंपनी क्या बोलती, कंपनी बोलती काम करते हैं, मैं तेरे को देती हूं मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर, तू काम कर मेरी कंपनी से इक्विटी शेयर ले ले, तेरे को मैं कैश नहीं देती। सामने वाला बी बोला कि सर मुझे आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर तो चाहिए, इक्विटी शेयर तो चाहिए, आप मेरे साथ ऐसा कर लो अरेंजमेंट, लेकिन मुझे वो चाहिए कैश सेटल्ड। कैश सेटल का मतलब क्या है कि मान लो आपने अपनी कंपनी ए को दी सर्विस और वो सर्विस 2 साल के अंदर खत्म होगी, इट्स अ कंटिन्यू सर्विस 2 साल के अंदर, और ए कंपनी बी को बोलता कि मैं तेरे को दूंगा इसके बदले मेरी कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर। बी क्या बोला, सर 1000 शेयर तो दे दो। अगर बी बोलता कि ठीक है सर आई एक्सेप्ट 1000 शेयर एज अ शेयर, मैं 1000 शेयर एक्सेप्ट करता हूं, उसको बोल देंगे इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजैक्शन। लेकिन बी क्या बोलता, बी बोलता सर मैं लूंगा कैश सेटल्ड, मतलब 2 साल बाद उस 1000 शेयर की जो मार्केट में वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 2 साल बाद इस शेयर्स की मार्केट के अंदर वैल्यू है 50 रुपए, तो कंपनी को 50 इंटू 1000 रुपीज इसको पैसे कैश में देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। मतलब वो शेयर नहीं लेगा, लेकिन जो कैश प्राइस है, जितना उसको कैश में पैसे देने हैं, वो डिपेंड करेगा उस शेयर के प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन और होती है सर, उसको बोलते हैं फैंटम, फैंटम ट्रांजैक्शन, मतलब एंटिटी ऑप्शन दे रही है होल्डर को। होल्डर कौन सर, होल्डर मतलब काउंटर पार्टी, सामने वाला बंदा जो हमें गुड्स दे रहा है या जो हमें सर्विस दे रहा है, कि तेरे पास ऑप्शन है, या तो तू बाय द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय द एंड ऑफ टर्म, या तो तू मेरे से इक्विटी शेयर ले लियो, या तू मेरे से एंड में उस शेयर का जो प्राइस है उसके बदले में कैश ले लियो। मतलब ऑप्शन दे दिया, या तो तू इक्विटी सेटल ले लियो या तू कैश सेटल ले लियो एट द ऑप्शन ऑफ द एंटिटी। ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, या एंटिटी के पास खुद का ऑप्शन होता है कि एंटिटी बोली कि मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं तेरे को इक्विटी सेटल दूंगी या तेरे को मैं कैश सेटल दूंगी, ये एंटिटी के पास भी ऑप्शन है। इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की 3 पार्टी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, आपने कंपनी से लिया लोन, कंपनी ने, आप क्या हुआ, एबीसी जो लिमिटेड है सर, उसको चाहिए था लोन, कितना लोन चाहिए था, 50 लाख रुपए का। कितना लोन चाहिए सर, 50 लाख रुपीस का कंपनी को लोन चाहिए, किसको, एबीसी लिमिटेड को लोन चाहिए 50 लाख रुपए का। एक मान लो आप हो बी पार्टी, आपने उसको दे दिया सर 50 लाख रुपीस का लोन, और एबीसी लिमिटेड बोलती अपन काम करते हैं, अपन इसके बदले सर मैं तेरे को बाय द एंड ऑफ ईयर 5 मैं आपको मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर दूंगा, 10 लाख शेयर दूंगा। अब मुझे बताओ ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये इंडियस 102 में होगी कवर या नहीं कवर होगी, ये सवाल है सर, बताओ।
शेयर मिल रहे हैं, सामने वाली पार्टी को शेयर मिल रहे हैं, ध्यान रखना सर इस बात को, सामने वाली पार्टी को शेयर मिल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहा है नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंडिया 602 है, इस पर इंडिया 602 नहीं लगेगा। कारण पता है क्या है सर? ठीक है कोई बात नहीं, कारण पता है क्या है? कारण ये है, मुझे एक बात बताओ, एबीसी लिमिटेड को क्या कोई गुड्स या सर्विस रिसीव हुई? एबीसी लिमिटेड को क्या कोई गुड्स या सर्विस रिसीव हुई इस ट्रांजैक्शन के अंदर? सर क्या रिसीव हुआ सर? उसने तो लोन लिया ना, तो उसने कोई गुड्स लिया सामने वाले से, ना कोई सर्विस ली सामने वाले से, उसको लोन के बदले पैसे देने, उसने पैसे दिए नहीं, अपने इक्विटी शेयर दे दिए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, इंडिया 109 के अंदर ये शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं जाएगा कभी भी। चलो एक सवाल और पूछता हूं, आपको चाहिए प्लांट मशीनरी, आपको चाहिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है सर? सर ध्यान रखना, बड़ी काम की बात है, एक वेंडर है बी लिमिटेड, एक वेंडर है बी लिमिटेड, ठीक है, वो बोलता प्लांट मेरे पास पड़ा है, आप बोलते काम करो सर, मेरे पास वेंडर है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड बोल रहा है सर आपके शेयर बहुत अच्छे हैं, मुझे काम करो, मेरे से प्लांट ले लो और मुझे आपकी कंपनी के 10,000 शेयर दे दो। अब मुझे बताओ क्या ये शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन में कवर होंगी या नहीं होंगी? जो एंटिटी शेयर दे रही है आपने, क्या ये शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन में कवर होंगी या नहीं होंगी? बड़ा अच्छा सवाल बता रहा हूं सर, यही तो आर्ट है एक्ट पढ़ने की। सर ये तो उसमें जाएगा ना पीपी के अंदर, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। एक मजे की बात, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये ट्रांजैक्शन 100% इज अ शेयर बेस पेमेंट ट्रांजैक्शन। आप लोग गलत हैं कि इसमें सिर्फ एम्प्लॉइज इंक्लूड किया है, नहीं, इसमें एम्प्लॉइज भी हैं, इसमें वेंडर्स भी इंक्लूड हैं, इसमें अदर पार्टी भी इंक्लूड है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गाइडेंस नोट था, उस गाइडेंस नोट में सिर्फ एम्प्लॉइज कवर थे, इंडिया इज अ एक्सटेंडेड वर्जन। ध्यान रखना, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, आपको मैं इसके डेफिनेशन पढ़ाता हूं सर। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है सर? मुझे एक बात बताओ, ये देखो उससे पहले ये पढ़ो, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन एंटिटी एंड अनदर पार्टी। अनदर पार्टी कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कैन बी द आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? दैट एंटाइटल्स द अदर पार्टी, कि एक ऐसा अरेंजमेंट है, एसबीबीपी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एंटिटी के अंदर हुआ है और सामने वाली पार्टी के अंदर हुआ है। अदर पार्टी एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अरेंजमेंट सामने वाली पार्टी को एंटाइटल कर देता है कि या तो आपको हम कैश दे देंगे या अदर असेट भी दे देंगे, ध्यान रखना, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, प्रोवाइडेड द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन कोई है तो वो मेट होनी चाहिए। अब आते हैं सर एसबीबीपी ट्रांजैक्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है? क्या बोलता, SBBP transaction is a transaction in which entity receives goods or service from the supplier including employees। ध्यान रखना, ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जहां पर एंटिटी रिसीव कर रही है गुड्स या सर्विसेज। अब आपको समझ आया सर, ये कवर हो जाएंगी आपके इसके अंदर सर, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज ही इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर अदर वेंडर्स भी इंक्लूड है। अब आपका सवाल होगा सर पीपी के अंदर इसकी कॉस्ट कैसे होगी? ये सवाल मन में आया आपके? ये सवाल मन में आया या नहीं मन में आया कि पीपी के अंदर सर फिर कॉस्ट कैसे करेंगे सर इसकी डिस्क्राइब? ये तो बता दो। इसके अंदर क्या होगा, प्लांट आप लेके आए तो इंडियस 102 क्या बोलता?
इंडियस 102 बोलता कि अगर आपने उसको इक्विटी शेयर दिए, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ, उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या है आप वो चेक कर लो भाई। उसकी फेयर वैल्यू क्या है किसकी? गुड्स की। जितनी गुड्स की फेयर वैल्यू है उतनी ही आपकी शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी। काम करो, गुड्स को असेट बना लो साइड में, इधर आप कंपनी के शेयर दे दो, काम खत्म। मान लो उसने गुड्स आपको दिया है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2023 को मिला आपको प्लांट मशीनरी, आपने सामने से दे दिए 10,000 शेयर। ये क्या है सर? ये है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। और इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की थ्योरी क्या बोलती है? इस पे इंडियस 102 का प्रिंसिपल लगेगा। वो बोला अगर कोई शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, अगर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, देन जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू होगी, मतलब जो ये 10,000 शेयर की जो वैल्यू आपको डिस्क्राइब करनी है, वो डिस्क्राइब तब करनी है ऑन द डेट व्हेन यू रिसीविंग द गुड्स या व्हेन यू रेंडिंग द सर्विसेज। मतलब गुड्स कब आए आपके पास? 10 अप्रैल 2023 को गुड्स आ गए। सर वैल्यूएशन कैसे होगी? इंडियस 102 क्या बोलता? वो वैल्यू होगी दैट इज द किसकी वैल्यू? शेयर्स की। दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स या सर्विस रिसीव। और मान लो उस प्लांट मशीनरी की वैल्यू वो वेंडर बेचता है 10 लाख रुपए में, तो एंट्री क्या पास करोगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। सर मान लो मेरी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो एंट्री क्या मार दो? एंट्री मार दो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100 कितना? 1 2 3 4 5 6 10 लाख, काम खत्म। मान लो ये 10 रुपए होती, यहां पर 1 लाख आता, बाकी जाता एसपीआर में कितना? 9 लाख। ये है सिस्टम अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है। कैन द वैल्यू ऑफ मशीनरी बी द गाइडिंग फैक्टर? यस सर, यही तो गाइडिंग फैक्टर है ना सर। अगर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है सर, यही तो गाइडिंग फैक्टर है। और मान लो सर, एक मैं सिचुएशन दे रहा हूं, इंडियस बोलता कि मान लो जो गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हुई है, आप उसकी फेयर वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पा रहे, तब क्या होगा? तब इंडियस क्या बोलता? तब इंडियस बोलता कि जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है, इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव, मान लो उस दिन की सर उस इक्विटी शेयर की वैल्यू है 80 रुपए। ये तब अप्लाई करना है जब आप सामने वाली की वैल्यू को मेजर ना कर पाओ। अगर 80 रुपए है और उसकी आपको वैल्यू पता नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर इंटू 80, एंड यहां पे आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए। ये है एम्प्लॉय, ये वाला है शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट। ये कहानी है इसकी पूरी की पूरी, कि इसके अंदर एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी वेंडर भी हर चीज इंक्लूड आ गई है, और ये वैल्यू आपकी आ गई एज पर इंडियस 16। ये कहानी है इसकी। स्कोप के अंदर इसमें एक खासियत और है सर, इसमें खासियत और है कि जो इंडियस 102 है ना सर, इसकी अपनी खुद की फेयर वैल्यू है। इंडियस 102 की इसमें क्या बोला सर? अभी बता रहा हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द पीपीई ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। राहुल चौधरी जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और राहुल चौधरी सर, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक, देखो सर सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजैक्शन, अब सबसे पहले आपको यह समझना
जरूरी है कि व्हाट इज इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजेक्शन। इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि द एंटिटी इज रिसीविंग गुड्स या सर्विसेज, या आप ये मान सकते हो कि एंटिटी क्या कर रही है, जो गुड्स या सर्विस उसको रिसीव हो रहे हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ कंसीडरेशन फॉर इशूइंग ऑफ इज ओन इक्विटी शेयर। सर समझ आ गया मेरी बात कि एंटिटी जो गुड्स या सर्विस रिसीव कर रही है सामने वाली पार्टी से, इट इज ट्रीटेड एज अ कंसीडरेशन फॉर इशूइंग इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इस चीज को ध्यान रखना, यह है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। और इंडियस 102 का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये बात बोलता है, ये देखिए कि इंडियस 102 का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता, सर सब बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्या बोलता, recognition, an entity shall recognize the goods or service received or acquired in a share based payment transaction when it obtain the goods or when services it obtain the goods or services are received. An entity shall recognize the corresponding increase in equity if the goods or services are in equity settled और liability अगर वो कैश सेटल्ड हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, थर्ड पॉइंट, when the goods or service received or acquired in a share based payment transaction do not qualify for recognition as asset, they shall be recognized as expenses। जो आपके पास पीपीआई मशीनरी, वो हमारा क्या था, इट इज अ क्वालिफिकेशन एज अ असेट, दैट्स व्हाई हम इसको असेट में लेके गए। अगर कोई नॉर्मल सर्विस होती या कोई आपका एम्प्लॉय हुआ, उसका सारा खर्चा पीएनएल में जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज अ असेट। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो इक्विटी सेटल्ड है या कैश सेटल्ड है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं बहुत सारी बातें अब समझाने जा रहा हूं सर। ये स्टैंडर्ड जितना लगता आसान है, उतना ही ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड है सर। ये स्टैंडर्ड जितना लगता आसान है, उतना ही ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड। कैसे? अब आपके पास बहुत सारे केस हैं। सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सप्लायर की, अभी एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा। सर इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? सर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सब बोर तो नहीं कर रहा? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? आप खुल के रिप्लाई करोगे तो मेंबर्स बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको पूरा समझाने की जी जान लगा रहा हूं कि भैया आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेट है, लेकिन उतना ही मजेदार है। अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है सर, मान लो आप एक्सपर्ट हो जाओगे सर, ध्यान रखना एक्सपर्ट हो जाओगे। नॉर्मल सप्लायर के साथ हमने ट्रांजैक्शन करी और इसने एक बात और बोल दी, किसकी? एंट्रीज की। कहता अगर इक्विटी सेटल्ड है तो हमको लेके जाना है जो भी, या तो आपका बन जाएगा गुड्स या सर्विस असेट, या आपका जाएगा वो पीएनएल में। अगर वो असेट क्वालिफाई नहीं करता, अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस पेमेंट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, अगर वो क्वालिफाई कर रहा है इक्विटी को। अगर वो कैश सेटल्ड है तो क्या एंट्री होगी? या तो वो असेट बनेगा या वो पीएनएल में जाएगा। टू क्या? टू शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। और आपको पता है कई बार क्या होता है सर, इसमें होती है वेस्टिंग कंडीशन। इसमें क्या होती है सर? वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं। वेस्टिंग कंडीशन मतलब पहले ये वाली कंडीशन कंप्लीट करो, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको शेयर का राइट मिल जाएगा, आपको वेस्ट होने का। द शेयर आर एक्चुअली वेस्टेड, कि शेयर आपके वेस्ट हो गए हैं।
ठीक है, इसका इक्विटी सेटल का प्रिंसिपल क्या था? इक्विटी सेटल का प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि आपको देखो सर, प्रिंसिपल ऐसा नहीं सर, बता दो हमें। ये रही सर मेरी इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजेक्शन। क्या बोलता? फॉर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन द एंटिटी shall measure the goods or service received and the corresponding increase in equity directly at the fair value of the goods or service received unless that fair value cannot be estimated reliably। कि आपको डायरेक्टली किसकी सर, ध्यान रखना, जर्नल रूल, जर्नल प्रोविजन तो एक ही है। अगर इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजैक्शन हुई, मेजर करना है, मतलब मैंडेटरी है, लिखा हुआ है शेल कि विद कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इक्विटी, जो गुड्स या सर्विस मिला तभी बुक होंगी। अगर कोई गुड्स या सर्विस आपको नहीं मिली, then there is not at all a share based payment transaction। ये वाला प्रिंसिपल अपने मन में रख लो। और अगर इक्विटी है तो कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इक्विटी होगा। ये कहां जाएगा? ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन सोसी अदर इक्विटी में जाके शो होएगा रिजर्व। सर कैसे? रुको, आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, ये आपको दिख रही होगी। मैं आप पे सर्च करता हूं अपना शेयर बेस। सर ये आपको दिख रहा है सर? ये दिख रहा है सर आपको बैलेंस शीट? सर ये बैलेंस शीट आपको दिख रही है सामने? ये देखो, ये देखो सर, आ गया। ये देखो सर, ये है अदर इक्विटी आपके सामने। दिस इज अदर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया अदर रिजर्व, रेफर बिलो। ठीक है, अदर रिजर्व ये आ गए मेरे पास, अदर रिजर्व कॉम्प्रोमाइज ये आ गया सर अपना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। दैट मींस इट्स अ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हमारा इंक्रीज इन इक्विटी हुआ है। अगर कोई इंक्रीज इन इक्विटी है वो डायरेक्टली अदर इक्विटी में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सोसी में जाएगा। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी हुआ, अगर शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी हुआ मतलब वो कैश सेटल हो गया, तब वो आपको मिलेगा जाके अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर मिलेगा। वो कभी भी सोसी का पार्ट नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है ना? डन हो गया सर। ये आ गया सर गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड अनलेस द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। Fair value shall be measured at the date when the entity obtained the goods or service या counterparty is rendering services। अब मेन मुद्दा इस बात का है सर, मान लो एक सर ने जो एग्जांपल लिया था कि एंटिटी एस्टिमेट नहीं कर पाई उसकी फेयर वैल्यू क्या है गुड्स या सर्विस की, एंटिटी शैल मेजर their value and corresponding increase in equity indirectly by reference to the fair value of the equity instrument, by reference to the fair value of the equity instrument granted। अब ठीक है, ये बात हो गई, समझ गए सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मान लो आपने, आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है सर, आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया शेयर ऑप्शन। अब एम्प्लॉय बोला कि ठीक है सर, मैं आपसे कैश नहीं लूंगा एंड में, इट्स इक्विटी सेटल्ड, उसको इक्विटी शेयर चाहिए। अब अगर इक्विटी सेटल्ड हो गया, दैट मींस जर्नल प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको इसकी वैल्यू लेनी है, आपको इसकी वैल्यू मेजर करनी है, क्योंकि एम्प्लॉय इज गिविंग सर्विसेज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय की आप सर्विसेज की वैल्यू, फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हो? क्या एम्प्लॉय की फेयर वैल्यू को मेजर किया जा सकता है कि वो कितने की सर्विस दे रहा है? सर वो मेजर नहीं किया जा सकता। अगर किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो, किसी केएमपी को दे रहे हो, किसी डायरेक्टर को दे रहे हो, किसी एग्जीक्यूटिव को दे रहे हो, आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, देन क्या होगा? देन उस सर्विसेज की वैल्यू इन इक्विटी सेटल्ड मेजर की जाएंगी। क्या? किससे? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट ग्रांट डेट,
ग्रांट डेट क्या होती है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉइज को शेयर दिए, उस दिन इसकी वैल्यू मेंशन की जाएगी, मतलब ग्रांट डेट पर इसकी वैल्यू मेंशन की जाएगी। ठीक है, हाँ या ना सर? समझ आया मेरी बात को? उसमें उसकी फेयर वैल्यू का कोई चक्कर नहीं है, ग्रांट डेट पर उसकी वैल्यू मेजर की जाएगी उस एम्प्लॉय की। अब एक आपसे और सवाल पूछ रहा हूं सर मैं, मान लो एक केस दे रहा हूं सर आपको, आपने कंडीशन लगा दी, आपने किया क्या, आपके अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय, आपने बोला कि ठीक है, सिंगल एम्प्लॉय है, कंपनी गिवन 10,000 शेयर ऑप्शन। अब सवाल था सर फेयर वैल्यू का, ये फेयर वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी? सर ये फेयर वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा एक वैल्यूएशन ऑफिसर। इसकी गाइडेंस भी इंडीएस में दी हुई है, ये वैल्यू एक सीए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये एक वैल्यूएशन ऑफिसर रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना सर, जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, जो भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो सारे सिस्टम को देख के कैलकुलेट की जाएगी सर, वो सारे सिस्टम को देख के कैलकुलेट की जाएगी। मेनली जो मेथड यूज होगा इसमें वो होगा ब्लैक एंड स्टोन मेथड, ब्लैक स्टोन मेथड जो एसएफएम के अंदर था सर, उससे इसकी फेयर वैल्यू को किया जाएगा मेंशन। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब सीधी सी बात बताना, आपने 10,000 शेयर ऑप्शन दिए अपने एम्प्लॉइज को, वेस्टिंग कंडीशन क्या लगाई? वेस्टिंग कंडीशन आपने लगाई कि तू सर्विस में रहेगा 3 इयर्स तक, 3 साल बाद तेरे को तेरे शेयर सारे के सारे मिल जाएंगे, ग्रांट हो जाएंगे। अब सर ये एक्सपेंस क्या 1 साल में बुक होगा? इंडियस बोलता नहीं सर, ये 3 साल है, डेट मींस सर्विस आप लोगे ये 3 साल ही लोगे, तो इसका जो एक्सपेंस है ये आपको बुक करना है एस्टिमेटेड तौर के ऊपर कि आपको कितना खर्चा होने वाला है आपका एक्सपेक्टेड। ठीक है सर, 3 साल हो गई, और इसका एक्सरसाइज प्राइस क्या है? ईपी क्या होती है सर? एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है जो एम्प्लॉय आपको पैसे देगा तब शेयर मिलेंगे, वो रख दिया 50 रुपए। ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट ये है 60 रुपए, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट है सर 60 रुपीज। ध्यान रखना, ग्रांट डेट क्या है आपकी सर? 1 अप्रैल 2022। ठीक है, सर्विस कंडीशन 3 साल की है, 1 अप्रैल 2022 पे ये 60 रुपए है। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023 है 65 रुपए। फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 24 है सर 80 रुपए। फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2025 में है 75 रुपए। अब आपको एंट्री पास करनी है इसकी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फेयर वैल्यू है सर, ईपी का मतलब समझते हो? एम्प्लॉई को 50 रुपीज देने पड़ेंगे तब जाके उसको शेयर मिलेंगे। अब जो ये फेयर वैल्यू 60 रुपीज कैलकुलेट की है, क्या इसमें ये 50 रुपए भी इंक्लूड है? अब मुझे बात बताओ, एक्सपेंस कितने में बुक होगा आपका? मुझे एक चीज पूछनी है सर, जब एक्सपेंस बुक होगा सर, जब शेयर वेस्ट होंगे तो 50 रुपए तो इंप्लॉय आपको देगा ही ना सर। फेयर वैल्यू ऑप्शन कितनी है ग्रांट डेट पे? 60 रुपए। अब मुझे बताओ खर्चा कितना बुक होगा? एंट्री क्या बुक होगी सर? कब? अगर मैं 31 मार्च की बात करूं, 31 मार्च 2022 पर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है उस दिन? 65 रुपए। अब खर्चा आपको पता है वेस्टिंग कंडीशन 3 साल की है, तो ऐसा तो है नहीं भी खर्चा एक ही साल बुक कर दो, नहीं सर, 3 साल है तो इक्वली बुक करेंगे ना सर। मुझे बताओ खर्चा कितने रुपए से बुक करोगे? 10,000 शेयर है
ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, पहले तो डाउट ये है कि 65 रुपए लें या 60 रुपए लें, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसके बाद सेकंड बात, 31 मार्च 22 पर जब इसका पहले साल का खर्चा बुक होगा, हमें एक्सपेक्टेड है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 65 रुपए लेंगे या 60 रुपए लेंगे? सर 60 रुपए आएगा, चाहे 31 मार्च 23 की बात करूं मैं, चाहे 31 मार्च 24 की बात करूं मैं, चाहे 31 मार्च 25 की बात करूं, इसका प्राइस चाहे 2 रुपए रह जाए, हमको तो सर 60 रुपए लेना है, क्योंकि एसबीपी का प्रिंसिपल इंडियस ये बोलता है कि आपको इसकी वैल्यू मेजर करनी है ओनली एट अ ग्रांट डेट ओनली। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है सर 60 रुपए ले लिए, 10,000 शेयर है, एक ही इंप्लॉई है इंटू 1 इंप्लॉई, ठीक है सर, ये खर्चा 1/3 आ जाएगा, लेकिन फेयर वैल्यू 60 रुपए के अंदर बताओ 50 रुपए सर सामने वाला आपको देगा ना सर, 50 तो वो देगा आपको, तो खर्चा कितने का आएगा मुझे बताओ, खर्चा कितने का आएगा? ऋषभ साहब बोल रहे हैं 10 रुपए का खर्चा आएगा। इंद्रजीत सर कितने का एक्सपेंस बुक होएगा सर बताओ? आपने एम्प्लॉय को बोला भी तू 3 साल काम कर ले, 10,000 शेयर दूंगा, 50 रुपए से लूंगा 3 साल के बाद। अगर तू शेयर को एक्सरसाइज करना चाह रहा है और उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 60 रुपए जो कैलकुलेट की है, पारुल खताना मैडम बोल रही है 10 रुपए, राहुल जी बोल रहे हैं 10 रुपए, जतिन साहब बोल रहे हैं 10 रुपए। सर ये ध्यान से पढ़ना, इट्स अ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू का मतलब है खर्चा, खर्चा, एक्सरसाइज प्राइस तो अलग है। इस फेयर वैल्यू के अंदर एक्सरसाइज प्राइस को भी कंसीडर होने के बावजूद इसकी वैल्यू 60 रुपए आई है। मान के चलना एक्सपेक्टेड प्राइस उसका मार्केट में होगा 120 रुपए, 125 रुपए, 50 उसका ईपी प्राइस है, बाकी 4-5 उसने परसेंट की ली होगी मार्केट मूवमेंट, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट की है। तो कभी कंफ्यूज मत हो ना, मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कि आपने उसको कितने का बेनिफिट दिया है, ये उसकी बात की जा रही है। और मान लो अगर यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस होता 0 कि फ्री में दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू 60 नहीं, हमेशा 60 से ऊपर होती, 100 से फालतू होती। समझ आई मेरी बात या नहीं समझ आई? सभी को समझ आई मेरी बात? जतिन साहब समझ आई या नहीं, या जतिन साहब नहीं समझ आई? तो ये खर्चा 60 रुपए से ही बुक होगा, ये खर्चा 60 रुपए से ही बुक किया जाएगा, क्योंकि राहुल साहब फेयर वैल्यू के अंदर इसका इंपैक्ट ऑलरेडी उसने ले लिया है, ऑलरेडी उसने एक्सरसाइज प्राइस का इंपैक्ट ले चुका है वो बंदा। 60 रुपए जो वैल्यू आई है ये उसके खर्चे की वैल्यू आई है कि उसको इतना खर्चा रिकॉग्नाइज करना है। राइट या रॉन्ग? यस, आपने 60 रुपए के हिसाब से बुक कर दिया, एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यस, इट्स अ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट शेयर। सही बोला ऋषभ, ये ऑप्शन की वैल्यू है, शेयर की वैल्यू नहीं है, तभी तो बोला फेयर वैल्यू निकालनी है अपने को। उसने ऑलरेडी एक्साइज प्राइस का इंपैक्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके ले लिया है। अब एक एंड वाली कहानी आपको बताता हूं, ठीक है ना सर? मान लो 3 साल की एंट्री हो गई, तो टोटली कमुलेटिव खर्चा कितना बुक हुआ होगा 3 साल के अंदर? सर ये हुआ होगा पीएनडल के अंदर, मान लो 10,000 शेयर थे मेरे और एक ही एम्प्लॉय था, 3 साल का खर्चा 60 रुपए के हिसाब से हुआ होगा। 2 मैंने कर लिया 2 एसबीपी रिजर्व, बताओ कितना खर्चा बुक हुआ होगा सर? 6 लाख रुपए, ठीक है। और मान लो इस कंपनी के इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, ये खर्चा बुक हो गया सर। एक लास्ट कंडीशन बता रहा हूं सर आपको, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। ये आपका अदर इक्विटी के अंदर आ रहा होगा सर बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए का। अब एक्सरसाइज डेट आ गई, शेयर आर वेस्टेड, शेयर आर वेस्टेड। एक बात और ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड
एंड एक्सरसाइज्ड। समझिए फर्क। वेस्ट का मतलब है अब कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं बची, सामने वाला जब चाहे शेयर लेके जा सकता है, कुछ लेके जा सकता है। उसने अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर दिया, उसने अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो बाद में एक्सरसाइज करे या ना करे ये उसकी मर्जी है। तो दोनों के अंदर फर्क है सर। वेस्टेड का मतलब है शेयर आर वेस्टेड, अब सामने वाली पार्टी के हुए, हमने अपना एक्सपेंस सारा का सारा बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब है जब उसने शेयर वाकई ले लिए, जब उसने एक्सरसाइज प्राइस को पे कर दिया। अब मान लो एम्प्लॉय बोलता कि मैं शेयर नहीं लूंगा, मान लो एम्प्लॉय बोलता मैं शेयर नहीं लूंगा, और इंडियस एक बात और बोलता है, इंडियस एक बात और बोलता है, ध्यान रखना इसमें एक बात आपको बता रहा हूं, एक बात सारे, क्योंकि सारा सर देखो सर सारा मैं नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं एक चीज, ये आखिरी बात है, ये वाला एक इसमें पॉइंट था कि हाँ अगर एक बारी सर शेयर वेस्ट हो गए, सर मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या लिख दिया कि 3 साल बाद मैं तेरे को शेयर दे दूंगा। अब एम्प्लॉय की मर्जी है सर वो एक्सरसाइज करे या ना करे, ये तो बात एग्री हो ना सर। अगर एम्प्लॉय को चाहिए शेयर आज तो आज आपसे मांग लेगा, 3 साल के बाद अगर उसको 3 साल से 1 साल के बाद चाहिए, मतलब 4 साल के बाद चाहिए, वो तब आपसे मांग लेगा, मतलब एम्प्लॉय के वो शेयर हो गए। इंडियस ये बोलता कि अगर एक बारी खर्चा बुक कर लिया आपने, मतलब शेयर आर वेस्टेड, अगर खर्चा बुक कर लिया वो खर्चा कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता सर, वो खर्चा कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता अगर वो शेयर वेस्ट हो चुके हैं। वेस्ट होने का मतलब है ऑल द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वेस्टिंग कंडीशन। अब वो एक्सरसाइज करे या ना करे वो अलग बात है। आपकी बैलेंस शीट में क्या रहा होगा, एक तो सर 3 साल के अंदर P&L में 6 लाख रुपए एक्सपेंस आ रहा होगा, एक आपकी अदर इक्विटी के अंदर 6 लाख रुपए का रिजर्व खड़ा होगा। मान लो सर एम्प्लॉय हैज एक्सरसाइज द शेयर ऑप्शन, एम्प्लॉय एक्सरसाइज द शेयर ऑप्शन, एंट्री क्या होगी सर फटाफट बताओ। एम्प्लॉय एक्सरसाइज द शेयर ऑप्शन, सारे के सारे उसने एक्सरसाइज कर लिए सर, बहुत काम की बात है, एंट्री क्या होगी सर। सर ये लायबिलिटी जो 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 हमारा सर जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। सर बोल रहे हैं रिजर्व को डेबिट कर दो, ठीक है ओके कर देते हैं सर। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट 6 लाख खत्म कर दिया अदर इक्विटी से। सर हमने उसको देनी है शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने की है फ्रेश इशू, हमने की है ये फ्रेश इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं सर 10,000, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, ये आगे 1 लाख। एसपीआर कितना होगा, प्रीमियम की कोई मुझे अमाउंट बता दो, टू प्रीमियम मान जाऊंगा, प्रीमियम की मुझे अमाउंट बता दो। अब सर क्या बात कर रहे हो सर, अगर 6 लाख उस साइड है 1 लाख है तो 5 लाख ही बनेगी ना सर। सर प्रीमियम 5 लाख ही होगा ना सर। नहीं सर, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 50 रुपए, तो 50 रुपए आपको पहले देगा ना, बैंक में 50 रुपए तो आएंगे, 10,000 शेयर के हिसाब से 50 रुपए भी आएंगे 5 लाख रुपए के। प्रीमियम कितना हुआ 10 लाख। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, समझ आया या नहीं समझ आया सर। दिस इज द एक्चुअल एंट्री, ये एक्चुअल एंट्री है जो होगी। आपको हर चीज देखनी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, बहुत सारी बातें हैं सर। अगर मैं आपको इस ट्रांजैक्शन पे 5 घंटे का लेक्चर देना चाहूं तो दे सकता हूं, बहुत कंफ्यूजिंग है सर ये। और लो आज बोलोगे 2 घंटे में इस पे लगा दूंगा, इसी ट्रांजैक्शन पे रुको कैसे। सेकंड बात ठीक है ये आ गई, मान लो एम्प्लॉय बोलता मैं नहीं, मान लो कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया 0 रुपए, कंपनी डूब गई बैंकरप्ट हो गई, एम्प्लॉय बोलता तेरे से मैं शेयर नहीं लेता जा,
क्या करेगा तू? मैं शेयर एक्सरसाइज नहीं कर रहा। मान लो एम्प्लॉय की गर्लफ्रेंड काम कर रही है कंपनी के अंदर और उसका कंपनी से कोई झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड ने एम्प्लॉय को फोन कर दिया कि अगर तूने कंपनी के शेयर को एक्सरसाइज किया तेरा मेरा रिश्ता आज से खत्म। एम्प्लॉय बोला भाई 10 लाख का सवाल है, लेकिन प्यार के चक्कर में क्या शेयर छोड़ दिए शेयर। एम्प्लॉय बोलता जाओ मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तब क्या करोगे? अब ये सवाल है मेरा कि वो 6 लाख रुपए जो रिजर्व में खड़े हैं, एक्सरसाइज तो हुआ ही नहीं सर, वो ऑप्शन एक्सरसाइज तो हुआ ही नहीं है, तो शेयर तो अपन दे ही नहीं सकते उसको। और एक बात और थी, अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, शेयर वेस्ट हो गए, तो खर्चा जो था वापिस रिजर्व भी नहीं कर सकते। खर्चा तो था जो 6 लाख रुपया, अगर सर कोई दिक्कत नहीं होती तो हम क्या एंट्री मारते? हम एंट्री मारते शेयर बेस पेमेंट रिजर्व टू P&L। ठीक है सर, 6 लाख की इनकम बुक कर लो, क्या फर्क पड़ता है सर। अतुलपुरी सर बोलते कंपनी विल बाय बैक द शेयर। सर बाय बैक तो करेगी ना अगर शेयर देगी। वो शेयर तो दिया ही नहीं है, शेयर तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है, एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज ही नहीं किए। होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो 6 लाख रुपया है ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। ये 6 लाख रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। कैसे, ये दिखाता हूं सर मैं आपको। ये देखो, अगर ये बैलेंस शीट है और ये मान लो ये है अपना सोसी अदर इक्विटी, देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये आ गया बी पार्ट अदर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, एसपी, रिटेन्ड अर्निंग, और मान लो यहाँ पे है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। होगा क्या, जितना भी 6 लाख है वो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से 6 लाख रुपया इनकम बढ़ जाएगी पूरी की पूरी, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। डज दैट एम्प्लॉय विल, सर सैलरी तो उसको मिल ही रही है ना सर, ईसोप आर एक्स्ट्रा, सैलरी तो उसको मिल ही रही है। सामने वाला बंदा बोलता है मैं तेरे शेयर नहीं कर रहा एक्सरसाइज, वो कोई भी दिक्कत हो सकती है सर। लेकिन मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं सर हाइपोथेटिकली, कि अगर सामने वाला बंदा बोलता कि मैं शेयर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा बाय एनी रीजन, तब क्या होगा? तब खर्चा रिवर्स नहीं होगा, लेकिन तब खर्चा रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो भी जो रूट होता है वो भी रिटेन्ड अर्निंग के अंदर रूट होता है। मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम अदर इक्विटी टू अदर इक्विटी, P&L का इंपैक्ट लिया नहीं गया बिकॉज ईसोप इज टेकन इन द रेम्युनरेशन। सर बिल्कुल सर, खर्चा तो बुक हो ही चुका है अतुलपुरी सर, खर्चा तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 6 लाख रुपए का बुक हो चुका है। लेकिन जब सामने वाला बंदा बोला मैं तेरे शेयर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, तो कंपनी अपना खर्चा रिवर्स नहीं कर रही, कंपनी उसी 6 लाख को ऐड कर देती है रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। अब सर वो इंप्लॉय की मर्जी है सर, वो शेयर ना लेना चाहे तो, इट्स अ पार्ट ऑफ CTC। लेकिन कल को मान लो आप बोलते कि भैया मैं तेरे शेयर नहीं लूंगा, तो कंपनी की क्या गलती है इसमें? सर मैंने तो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है कि एम्प्लॉय बोलता कि मैं शेयर एक्सरसाइज नहीं कर रहा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल केस में तो वो शेयर कंफर्म लेगा, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि खर्चा रिवर्स नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा थ्रू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, ताकि जो उसकी आ रही है वो मेंटेन रहे। 6 लाख रुपए की इनकम तो हो रही है, खर्चा रिवर्स तो हुआ लेकिन थ्रू P&L नहीं हुआ। समझ गए सर, खर्चा रिवर्स तो हुआ लेकिन थ्रू P&L नहीं हुआ, थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग खर्चा रिसीव हुआ। या दैट मींस दैट 5 लाख व्हिच द कंपनी हैड टू, सर फर्क ही नहीं पड़ता सर, हाँ लॉस्ट हो गए, खत्म हो गया। और कंपनी को सर बेनिफिट ही था ना सर, लॉस्ट हो गया, हाँ बिल्कुल लॉस्ट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी को अगर सर यही होता, कंपनी फर्दर IPO निकाल के शेयर मार्केट में दे देगी। अगर कंपनी को पैसे की पड़ी है तो कंपनी फर्दर ऑफर निकाल के शेयर को मार्केट में दे देगी, तब कंपनी को 5 नहीं सर 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कोई लॉस नहीं है कंपनी को, टेक्निकली कोई लॉस नहीं है। ठीक है ना सर, सभी को आया समझ? सर ये इंटरेस्टिंग सभी को समझ आया या नहीं समझ आया?
इंटरेस्टिंग था या नहीं था? ये छोटी सी एंट्रीज, अभी तो सर पूरा एसबीबी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, इतना कुछ है। मॉडिफिकेशंस है, कैंसलेशंस है, सेटलमेंट्स है, फैंटम ऑप्शंस हैं, डिस्क्लोजर्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अतुल सर समझ आ गया? अब मुझे एक बात बताओ सर, ये डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों बोल रहा है करने को? सर एक बात बताओ, ये डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों कर रहा है बोलने को? अगर सर 6 लाख रुपए एक्साइज नहीं करता, थ्रू P&L में आ जाते, उससे क्या होता? सर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है वो एंड में जाके अदर इक्विटी के रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाता है। हमने किया क्या, 6 लाख रुपीस की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक नहीं करी, हमने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को 6 लाख रुपए का बैलेंस खत्म करके डायरेक्टली रूट कर दिया रिटेन अर्निंग के अंदर, ताकि हमारी रिटेन अर्निंग का लेवल मैच हो जाए। सवाल ये है प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ट्रांसफर ही ना करते तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉफिट तो हमारा वही जा रहा है। इसका जवाब ये है कि ठीक है, मानना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अतुल सर आप समझ नहीं रहे सर, वेस्टिंग कंडीशन का राइट एम्प्लॉय के पास है ना सर, आपके पास थोड़ी है। सब नुकसान तो एम्प्लॉय को हो रहा है सर, आप सोच के देखो ना, एम्प्लॉय को 11 लाख रुपए का नुकसान है सर, एम्प्लॉय को 11 लाख का नुकसान है सर, क्योंकि उसकी 6 लाख का तो कम से कम एम्प्लॉय को नुकसान है ही है। ऋषभ जैन बोल रहे, ऋषभ जी मैं आपकी बात मान गया, मान लो इंडिया 102 के अंदर ये प्रोविजन होता कि आप अपने एक्सपेंस को रिवर्स कर दो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, आप रिटेन्ड अर्निंग में मत लेके जाना, आप अपने एक्सपेंस को रिवर्स कर दो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट तो इंक्रीज होता ही होता, ये बात मैं मान गया। मोहम्मद साहब आपका जवाब ठीक तो है लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं प्रॉफिट में 6 लाख रुपए लेके जाऊंगा तो प्रॉफिट तो इन्फ्लेट होगा ही होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं फर्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट 6 लाख रुपए बढ़ गया तो वो प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग में तो हो रहा है। हम क्यों नहीं कर रहे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस टू रिटेन अर्निंग, हम डायरेक्ट आरई में क्यों जा रहे हैं? इसका कारण एक है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखना, अगर ये सोसी है तो इसके ऊपर P&L होगा, अगर ये सोसी है इसके ऊपर क्या होगा, P&L होगा। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है इंडिया 33 अर्निंग पर शेयर, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सर एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यहां तक का पार्ट देखो, एक होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI, ये बात आपको पता है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जोड़ दूं तब हमारा बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, एंड ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ईपीएस हमेशा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेशन, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे ईपीएस कैलकुलेट होगी, कभी भी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे ईपीएस कैलकुलेट नहीं होगी। कई कंपनी क्या करती हैं, गलती कर देती हैं, वो क्या करती हैं, प्रॉफिट के अंदर OCI भी जोड़ लेती हैं और जो ये अमाउंट आई इस पे वो ईपीएस निकालती हैं। बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है, बहुत बड़ा ब्लंडर है सर, और बहुत सारी कंपनियां ब्लंडर को कमिट कर रही हैं। फिर बहुत सारे सीए भाई बोलते हैं सर OCI पे क्यों नहीं करता? अरे भाई जब लिखा ही नहीं हुआ तो कैसे करेगा? OCI इज अ नोशनल आइटम, इसमें सारी नॉन कैश नोशनल आइटम होती हैं विच इज अनरियलाइज्ड। अगर मैं प्रॉफिट को 6 लाख रुपए यहां जोड़ दूं, अगर प्रॉफिट को 6 लाख रुपए यहां जोड़ दूं तो ये मेरा इन्फ्लेट हो जाएगा, इसके चक्कर में ईपीएस इन्फ्लेट हो जाएगी। अगर ईपीएस इन्फ्लेट हो गई, प्राइस अर्निंग रेशियो इन्फ्लेट हो जाएगी, पीई इन्फ्लेट हो गई, कंपनी की वैल्यूएशन इन्फ्लेट हो जाएगी। ये तो एक एम्प्लॉय था 6 लाख रुपए का, कंपनी में तो हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ करोड़ रुपीस। समझ आया या नहीं समझ आया?
मैं जो मैंने बात करी आपसे। राकेश सर ही बोल रहे हैं, समझ आया। बाकी पर्सन्स कहाँ गए सर? ठीक है, ऑडियंस कम है, लेकिन जान लगा रहा हूं सर अपनी पूरी यहाँ पे, क्योंकि सर देखो मुझे शॉर्टकट की आदत नहीं है पढ़ाने की, मैं तो सर बड़ा इन डेप्थ जाता हूं। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सर, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सर, काम सोचने की बात दे रहा हूं। क्या सोचना है? क्या कंपनी हमेशा ही अपने शेयर को वो करेगी? मान लो, एक बात बताओ, आज 20-25 मिनट बचे हैं, इसमें लगाता हूं सर, कल थोड़ा टाइम और लगा दूंगा। एक बताओ, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ईसोप देने हैं, शेयर देने हैं, ठीक है, क्या हमेशा कंपनी शेयर फ्रेश इशू करेगी? मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा कंपनी शेयर फ्रेश इशू करेगी? ये होमवर्क है आपका। आपको पता है एज पर सेबी अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर कोई, सर गुरलीन सर ये बड़ा काम का पॉइंट है सर, कभी प्रैक्टिस में काम आ जाएगा आपको ये पॉइंट, कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है सर, लिस्टेड कंपनी ने अगर अपने शेयर अपने ईसोप दे दिए, इक्विटी सेटल्ड, कैश नहीं, इक्विटी सेटल्ड, कैश पे तो अभी आया ही नहीं, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि भैया मैं तुम्हें अपनी कंपनी के ईसोप दूंगा, शेयर दूंगा, तो वो कभी भी शेयर को फ्रेश इशू नहीं करेगी, उसको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। सर ध्यान होगा, आपने सुना होगा एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन ट्रस्ट, सुना या नहीं सुना? ट्रस्ट बनते हैं ना, ग्रेचुटी ट्रस्ट बनता है, पीएफ के ट्रस्ट बनते हैं, प्रोविडेंट फंड के ट्रस्ट बनते हैं, लीव एनकैशमेंट के ट्रस्ट बनते हैं। आप नहीं दे सकते। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर मुझे एक डाउट आया था अभी 8-10 दिन पहले, सर मुझे एक डाउट आया, उस डाउट ने मेरे 10 घंटे लगा दिए सर। 10 घंटे लगाने के बावजूद भी वो डाउट अभी तक प्रॉपर सोल्व नहीं हो पाया मेरा खुद। वो डाउट ये है कि सर प्लीज कॉर्पोरेट सर प्लीज जरूर इस डाउट को सुनना और इसका सोल्यूशन आप ढूंढने की सर कोशिश करना। आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सर कि इस डाउट को सुन के, अश्विनी अंकल आपको भी सर, ये डाउट को सुन के बड़ा खतरनाक काम है, कंपनी क्या बोलती है, आपको बनाना पड़ेगा ट्रस्ट, ठीक है सर। अब ये पूरा प्रोसेस देखो सर क्या है इसका, कि मान लो आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन आप अपने एम्प्लॉइज को दोगे, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मान लो आपकी कंपनी के पास है। और ये भी एक बात है सर, इट्स अ लिंक विद कंपनीज एक्ट आल्सो, अगर आपकी कंपनी में टेम्पररी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ईसोप आप नहीं दे सकते, इट्स ओनली गिवन टू द परमानेंट एम्प्लॉइज। एक सवाल और पूछ रहा हूं सर आज आपसे, अगर आपकी कंपनी में कोई, मान लो कल को आईसीआई, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आम आदमी पार्टी है पंजाब के अंदर सर, ठीक है ना, है, मान लो गुरलीन सर को गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको एक पंजाब कंपनी है जो लिस्टेड है उसमें डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया इंडिपेंडेंट, ठीक है सर। अब क्या कंपनी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसोप दे सकती है या नहीं दे सकती? हाँ या ना? सर इंडियस अगर आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रूल्स पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा, नहीं सर, कंपनी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइंस भी पढ़नी पड़ेंगी, आईसीडीआर रिक्वायरमेंट भी पढ़नी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है सर, नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। अगर किसी कंपनी ने दे दिया एज अ ऑडिटर आपको डिफॉल्ट किया जाएगा सर, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसोप दे ही नहीं सकते सर। या डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऋषभ जैन साहब, डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, प्लीज सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप दे नहीं सकते बस। और एक बात और है, अगर किसी डायरेक्टर के पास, किसी प्रमोटर के पास, किसी केएमपी के पास 10% से ज्यादा कंपनी के शेयर हैं उस कंपनी के, तब भी उसको ईसोप नहीं दे सकते आप। सिर्फ इंडियस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा कंपनी एक्ट का भी पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेबी की गाइडलाइंस का पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस एक्ट का हल्का हल्का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया 24 हमारे पास है सर, आरपीटी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, वो बात बोलता है कि ये बात है, लेकिन आपको कंपनीज एक्ट का 180 जो सेक्शन है 188
वो भी हल्का सा देखना पड़ेगा सर। आप कंपनी में लोन दे रहे हो तो सेक्शन 186 आपको कंपनीज एक्ट का हल्का हल्का देखना पड़ेगा सर। वहां पे आपको मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मैडम सर आप सारे, जो मैं कहना चाह रहा हूं सर? कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा सर? कोई गलत बात तो नहीं बोली सर? और इंडियस को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा सर, हर वर्ड में अपनी अपनी खूबी है। अब एक सवाल वही पूछ रहा हूं कि सेबी ने बोल दिया आपको सर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब होगा क्या? ट्रस्ट इज अ सेपरेट एंटिटी। मान लो ये कंपनी है कार्तिक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, तो उसका ट्रस्ट बन जाएगा कार्तिक एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट। कार्तिक एम्प्लॉय शेयर बेनिफिट ट्रस्ट बन गया मेरा अलग से। होगा क्या? ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आएगा सर? सोचने वाली बात है सर। ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आएगा? कंपनी ने, अब होगा क्या पूरा प्रोसेस बताता हूं सर आज आपको। आप बोलोगे आनंद आ गया, कभी नहीं सोचा था। एक बड़ा अच्छा बात है क्या कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वही बता रहा हूं सर, लगे हाथ एक ये प्रोसेस बता रहा हूं। सोचना सर, ये आपको सोचना है कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या होगा। मेरा फोन नंबर है 8708187196। इसका आंसर तो मुझे पता है, मैंने 20 घंटे लगा के इसका आंसर फाइंड किया, लेकिन मुझे आप बताना इसका आंसर क्या होगा। 8708187196 नंबर है मेरा। क्या है कि मान लो मैक्सिमम कंपनी ऑप्शन दे सकती है 1 लाख अपने एम्प्लॉइज को, 1 लाख शेयर दे देगी मान लो, और कंपनी है लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी के लिए बड़ा आसान है, वो क्या करते हैं फ्रेश इश्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कैपिटल को बढ़ा के। लिस्टेड कंपनी कैन इश्यू फ्रेश, बट सभी क्या बोलती, आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिस्टेड है, ट्रस्ट बना दिया, मान लो ईसोप ट्रस्ट। होगा क्या, कंपनी ने बनाया ट्रस्ट। अब ईसोप ट्रस्ट के पास क्या होगा, कंपनी मान लो जो मेन कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को देगी शेयर ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन देगी, वो क्या करती है, ईसोप ट्रस्ट को देगी लोन। क्या देगी? लोन दे देगी, तो काम कर ओपन मार्केट से मेरे शेयर परचेस कर ले, ठीक है सर। जब ट्रस्ट बन गया तो कंपनी क्या बोलेगी, अपने ट्रस्ट को लोन दे देगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने उसको लोन दे दिया 10, मान लो कंपनी ने उसको लोन दिया 10 करोड़ रुपए का, कि ठीक है काम करो आप शेयर ले लो, आप काम करो मेरी कंपनी के शेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ईसोप ट्रस्ट के बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो शेयर पिक करेगी ओपन मार्केट से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या, या कंपनी उस ईसोप ट्रस्ट को देगी फ्रेश इशू शेयर, ठीक है। इसके पास ट्रस्ट आ गए, कंपनी क्या करेगी, इसको देगी डिविडेंड, कंपनी देगी इसको डिविडेंड, क्योंकि जो शेयर पे मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। अब होगा क्या, इस पे भी लग रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस पे लग रहा है AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, एज अ कॉस्ट पर आ गया। अब जब एम्प्लॉय को शेयर देने की बारी आई, मान लो एम्प्लॉय को देना है शेयर, एम्प्लॉय को देने हैं शेयर, तो ये एंट्री क्या पास करेगा भाई, क्योंकि सर इसको शेयर पहले परचेज करने पड़ेंगे ट्रस्ट से। समझ रहे हो मेरी बात को? उस कंपनी को, क्योंकि शेयर एम्प्लॉय को कौन देगा, एम्प्लॉय को शेयर से मतलब है सर, मान लो ट्रस्ट ने वो शेयर ओपन मार्केट से परचेज किए थे 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से, कितने, 10 लाख शेयर, और उसकी बैलेंस शीट में गए, ट्रस्ट की बैलेंस शीट में एज अ कॉस्ट मॉडल 10 लाख इंटू 80, ठीक है। और हो क्या रहा है, जो कंपनी ने उसको लोन दिया है ये इसकी लायबिलिटी में खड़ा है, लोन बन के, लोन टू कंपनी भी, लोन बाय कंपनी। अब मान लो इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोई बात नहीं है, इसकी इनकम क्या है, ट्रस्ट की इनकम है इसका डिविडेंड इनकम। लेकिन जब मान लो कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर, अब कंपनी क्या कर सकती है, फ्रेश तो इशू नहीं कर सकती, कंपनी क्या बोलेगी ट्रस्ट को, ए ट्रस्ट 50,000 शेयर मेरे को दे। और मान लो जिस दिन ट्रस्ट ने कंपनी को शेयर दिए, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, जिस दिन ट्रस्ट ने कंपनी को शेयर दे दिए, अगर उस दिन की फेयर वैल्यू मान लो 120 रुपए थी, तो ट्रस्ट तो 120 रुपए के 120 माइनस 80
40 रुपीज के हिसाब से क्या बुक करेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा ना सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000 इंटू 40 होगा क्या, कंपनी को 40 रुपीज का एक्स्ट्रा डेंट लग जाएगा इससे। कंपनी को सर अगर मान लो ग्रांड डेट पर उसकी वैल्यू थी 90 रुपीज, अगर वो फ्रेश इशू करता, सर मेरी बात को सर सुनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, कैसे, दो ऑप्शन है, इट्स अ इक्विटी सेटल्ड एसबीपी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू है मान लो 100 रुपीज, एक्सरसाइज प्राइस है 0, ठीक है, ओके। कंपनी क्या करती है सर, इशू कर, और कंपनी की फेस वैल्यू है कितनी, 10 रुपीज। कंपनी क्या करती है, एक तो करती है फ्रेश इशू, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश इशू हो गया। और कंपनी ने खर्चा कितना बुक किया है सर अपने P&L के अंदर, 100 रुपीज, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय को शेयर चाहिए, अब सेबी बोलती है आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट कंपनी से पहले ही बन चुका है, और कंपनी ने ट्रस्ट को लोन दे दिया, ट्रस्ट के पास शेयर पड़े हैं सर, शेयर पड़े हैं कंपनी के, और ट्रस्ट ने शेयर को परचेज किया था मान लो 100 रुपीज के अंदर ही, हम कोई डाउट नहीं रख रहे, 100 रुपीज में ही परचेज किया था, ठीक है सर, नॉर्मल कंपनी की वैल्यू 100 रुपए ही है। जब ये शेयर एक्चुअली में वेस्ट हो गए और एम्प्लॉय बोला कि ठीक है सर, एक एम्प्लॉय बोला कि मुझे शेयर लेने हैं, एम्प्लॉय हैज एक्सरसाइज दैट शेयर, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस ट्रस्ट से, फेयर वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, कंपनी 100 रुपए के हिसाब से जो ट्रस्ट से शेयर परचेज कर लेगी, कंपनी क्या एंट्री मारेगी, कंपनी दो एंट्री मारेगी, पहली एंट्री क्या मारेगी, परचेज शेयर फ्रॉम ट्रस्ट, तो डायरेक्टली एंट्री क्या हो जाएगी, क्या कि एम्प्लॉय शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट जितने का था, टू क्या, बैंक अकाउंट, बैंक क्यों, क्योंकि सर कंपनी ने उस एम्प्लॉय को उस से शेयर लेके एम्प्लॉय को दे दिए, हमने डायरेक्ट एंट्री मार ली, ठीक है ना, कितने के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपए ही थी। लेकिन सर अब एक दिक्कत खड़ी हो जाती है, मान लो उस दिन, जिस दिन एम्प्लॉय ने शेयर को वेस्ट किया, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 110 रुपए है, तब क्या होगा, अब मुझे बताओ, क्योंकि कंपनी कैन नॉट इशू फ्रेश शेयर, कंपनी को सर ट्रस्ट से शेयर परचेज करने पड़ेंगे 110 रुपीज के अंदर, और कंपनी का ऑलरेडी एक्सपेंस है 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा आप एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रांट डेट की जो वैल्यू फिक्स कर दी फेयर वैल्यू, वही एक्सपेंस आएगा। लेकिन इससे कंपनी को एक्स्ट्रा 10 रुपए का नुकसान हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अब मुझे आपका क्वेश्चन यही है कि इसकी एंट्री क्या होगी, इसका बनेगा क्या, जब कंपनी शेयर ट्रस्ट के थ्रू परचेज करेगी, क्योंकि अगर शेयर को फ्रेश इशू कर दिया तब कोई दिक्कत ही नहीं है सर, जो प्रीमियम आगा जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगर कंपनी शेयर ट्रस्ट को पहले दे रही है लोन, एज अ लोन देके ट्रस्ट शेयर परचेज कर रहा है, और उसके बाद कंपनी ट्रस्ट से शेयर को वापस ले रही है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, तब दोनों की बुक्स में एंट्रीज कैसे होंगी, ये आपको देखना है। सर डाउट समझ आया या नहीं समझ आया, मेरा जो क्वेश्चन समझ आया आपको? मेंबर्स बताइए, क्वेश्चन समझ आया या नहीं समझ आया क्वेश्चन ये वाला? हेलो, प्लीज मेंबर्स बताएं ना, एक ही बंदा बोल रहा है हाँ जी क्वेश्चन समझ आ गया जी, बाकी तो बोल रहे हैं जी कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं समझ आया क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जरूर समझना, शानदार क्वेश्चन है। हालांकि मैं नहीं चाहता लेके आऊं, लेकिन सर अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए आपको। आप ये सोचना भी अकाउंटिंग कैसी होगी, अगर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है, उसमें तो कुछ नहीं करना, सामने वाला बंदे को जितना फेयर वैल्यू है रिपोर्टिंग डेट पे, उसके अकॉर्डिंग जो कैश आएगा उसको दे देना। फॉर एग्जांपल कैश सेटल्ड क्या बोलते हैं, कैश अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है
which is cash settled share based payment transaction, उसमें क्या होगा, उसमें बोलेगा फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कैसे आएगी, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर एट एवरी रिपोर्टिंग डेट। मान लो एम्प्लॉय को बोल दिया कि मैं तेरे को दूंगा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। काफी कंपनी ये वाला ऑप्शन चूज करती हैं कि एम्प्लॉय बोलता कि सर मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे शेयर के प्राइजेस के बेस के ऊपर कैश चाहिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो वही बात है 10,000 शेयर दे दिए एम्प्लॉय को, कंडीशन है कि 3 साल तक काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब फेयर वैल्यू, और ये शेयर इशू किए 1 अप्रैल 2021 को, मान लो फेयर वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 21, और मान लो एक्साइज प्राइस है 0, क्योंकि सर इसका क्या ईपी होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इक्विटी शेयर थोड़ी मिल रहा है, आपको तो शेयर मिलेंगे, कैश मिलेगा उसके बदले। इसका एक्साइज प्राइस है 0। मान लो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, मतलब 1 अप्रैल 2021 को इसकी वैल्यू है 60 रुपए। ठीक है, 31 मार्च 2022 को वैल्यू कितनी है, मान लो इसकी वैल्यू है 58 रुपए। 31 मार्च 2023 को वैल्यू है इसकी जी 62 रुपए, और 31 मार्च 24 को जब शेयर वेस्ट हो गए एक्चुअली के अंदर, तो 31 मार्च 24 को इसकी वैल्यू है मान लो 66 रुपए। अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी। मान लो हम एंट्री कर रहे हैं सर, इसकी एंट्री होगी सर 1 अप्रैल को तो सर एंट्री होगी नहीं, इसकी एंट्री होगी सर 31 मार्च को। बताओ सर कौन सी वैल्यू से होगी, 31 मार्च 2022 पे कौन सी वैल्यू से होगी, क्योंकि ये कैश सेटल्ड है, और कैश सेटल के अंदर ये प्रोविजन आपके यहां सामने लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर ये देखो कि अगर कैश सेटल्ड है, क्या लिखा हुआ है, the entity shall measure the goods or service acquired and the liability incurred at the fair value of the liability until the liability is settled। जब तक liability settle नहीं हो जाती सर, the entity shall मतलब कंपल्सरी है remeasure the fair value of the liability at the end of each reporting period and the date of settlement also, any changes in the fair value recognized in the profit and loss for the period. The liability shall be measured initially and the end of each reporting period until settled at the fair value of the appreciation right by applying option pricing model। तो इस केस के अंदर सर वेस्टिंग कंडीशन 3 साल की है, और आपको एक्सपेक्टेड है कि बंदा सर्विस कंप्लीट करेगा, यू आर एक्सपेक्टेड कि बंदा कंफर्म रहेगा। अगर आपको लगता है ना कि सर बंदा तो 2 साल बाद 3 साल तक आपको लगता है कि बंदा कि 3 साल तक बंदा सर्विस कंप्लीट नहीं करेगा, तो नो नीड टू बुक एनी एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो बंदा रुकेगा। 31 मार्च 22 पे खर्चा आएगा सर, देखो कितना, 10,000 शेयर ऑप्शन इंटू 1/3, क्योंकि 1 साल का है, कितनी वैल्यू का, 58 का, क्योंकि सर ये हमको बुक करना है नोट एट द ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड। ध्यान रखना इस बात को, कितनी, 58। बताओ सर क्या एंट्री होगी इसकी, खर्चा कितना आएगा सर, मुझे बताओ फटाफट। उसके बाद सर बताना क्या आएगा अमाउंट ये वाली, मेरे पास अभी कैलसी नहीं है। इसकी 1 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2021 को नो एंट्री, क्योंकि सर अभी तक उसने काम ही नहीं किया, सर्विस रिसीव नहीं हुई, क्योंकि 3 साल की वेस्टिंग है कंडीशन। बताओ सर क्या एंट्री होगी, 10,000 इंटू 1/3 58, ये होगी सर 193333। ठीक है, ये एंट्री होगी जी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 193333 टू शेयर बेस पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट। अगले साल क्या होगा, 31 मार्च 23 पे क्या होगा, हमें एक्सपेक्टेड है एम्प्लॉय सर्विस कंप्लीट करेगा, वी आर एक्सपेक्टेड 10,000 इंटू
2/3, क्योंकि सर खर्चा बुक करना है कमुलेटिव। 10,000 इंटू 2/3 इंटू कितनी वैल्यू 62 कितनी वैल्यू आएगी सर 62 रुपए आएगी वैल्यू, ध्यान रखना सर, इंटू 62। ये 2 साल का खर्चा क्या होएगा कमुलेटिव बुक हो चुका है, लेकिन सर यहां खर्चा तो एक ही साल का बुक होगा ना, माइनस कर दो जो पहले बुक करके आए थे, कितना 193333 जो आएगा ये सेकेंड ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में 10,000 इंटू 3, 10,000 इन, क्योंकि आपका बुक ही हो गया सारा का सारा, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। वैल्यू कितनी है सर 66, वैल्यू कितनी है 66। ये तो सर लेकिन 3 साल कंबाइन आ गया, माइनस कर दो ईयर 1 का खर्चा और माइनस कर दो ईयर 2 का खर्चा, ये आ जाएगा ईयर 3 का खर्चा। उसके बाद उसको कैश दे दो, उसके बाद जितना वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू आएगी लायबिलिटी की 10 मतलब 66 इतना वैल्यू जो आएगा क्या करेगा, एंट्री हो जाएगी सर मेरी ESP लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होगा। समझ आया या नहीं समझ आया सर? सर समझ आया नहीं समझ आया? एक ही मैडम बोल रही है, शिवांगी साहू मैडम बोल रही है, बाकी अब एक केस और दे रहा हूं सर आपको, डोंट वरी, एक केस और दे रहा हूं आपको। मान लो कंपनी बोलती कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, कंपनी आपको बोल रही है जी आप बड़े अच्छे एम्प्लॉई हो, वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई, हम आपको शेयर दे रहे हैं 10,000 SAR, शेयर एप्रिसिएशन राइट। SAR का मतलब होता है आपको इसकी पेमेंट कैश में मिलेगी, जितनी वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ सेटल्ड विद नो वेस्टिंग कंडीशन, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, इमीडिएटली आपको बुक हो गया। लेकिन आपने इसको अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है ना। ये शेयर दिए आपको इसने 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है ना। ये एक्चुअली में आपने एक्सरसाइज किए 31 मार्च 24 के अंदर, ठीक है, ओके। और इसकी वैल्यू थी, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एज एट 31 मार्च 22, वो थी जी 65 रुपए, और 1 अप्रैल 21 को इसकी वैल्यू थी जी 58 रुपए, और 31 मार्च 23 को इसकी वैल्यू थी 64 रुपीज, और 31 मार्च 24 को इसकी एक्चुअली जो वैल्यू थी वो थी 67 रुपीज। अब मुझे बात बताओ एंट्री क्या होगी सर? लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, एंट्री क्या होगी एज ऑन डेट? इसकी 31 मार्च 2022 को क्या एंट्री होगी? प्लीज मुझे बस ये बता दो। आपको बताऊं सर एक बात, ये शेयर ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, ये शेयर ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, तो इसकी एंट्री 1 अप्रैल को ही हो जाएगी। 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी इसकी? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने 10,000 शेयर हैं, वैल्यू कितनी है सर इसकी ऑन द डेट 58 रुपीज पर शेयर, क्योंकि सर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, शेयर आर वेस्टेड। इक्विटी सेटल में क्या था, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन कैश सेटल के अंदर जब तक वैल्यू चेंज नहीं होती आपको रीमेजर करना पड़ेगा, कोई भी गेन लॉस आएगा P&L में लेके जाना पड़ेगा। पहले वाले केस में क्या था, 3 साल की सर्विस कंडीशन थी, पहले वाले केस में 3 साल की सर्विस कंडीशन थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है सर। वो चाहता तो 1 अप्रैल को ही शेयर ले लेता, लेकिन उसने शेयर नहीं लिया 1 अप्रैल को। जब तक वो शेयर नहीं लेगा, क्योंकि उसको पेमेंट कैश में करना है ना सर, ध्यान रखना, उसको पेमेंट कैश में करना है टू ESOP लाइबिलिटी 10,000 इंटू 58। अब साल का एंड मतलब रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, आपको करना है रीमेजर।
ऑलरेडी ये लाइबिलिटी हमारी कितनी है 5,80,000। अब 31 मार्च 22 के ऊपर क्या हुआ, फेयर वैल्यू कितनी होगी शेयर की सर, ये हो गई 65 रुपीज। ऑलरेडी 58 रुपए का खर्चा बुक हो चुका है, मतलब अगर एम्प्लॉय आज शेयर लेता तो आपको 65 रुपीज के अंदर पे करना पड़ता। तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट चेंजेस इन द फेयर वैल्यू 10,000 इंटू 65 माइनस 58, खर्चा और बुक हो गया 7 रुपए के हिसाब से 70,000 रुपए का टू ईसोप लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी बढ़ गई 70,000 रुपए से। 31 मार्च 23 में कितनी हो गई 64 की हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी लाइबिलिटी 65 रुपीज के अंदर खड़ी है, अब 64 में होगी तो 1 रुपए का मुझे अगले साल बेनिफिट हो गया, तो 10,000 रुपीज की इनकम बुक हो जाएगी। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट इसकी वैल्यू 67 है, मैं ऑलरेडी 64 का खर्चा बुक कर चुका हूं। 67 3 रुपए 30,000 रुपीज इंक्रीज हो गया और उसी दिन मैंने उसको टोटल पेमेंट कर दी। तो ये था कैश सेटल्ड वाला। सर समझ आया आपको ये मेरी बात पूरी? सर आपको आई समझ बात? होपफुली सर आज का लेक्चर, मुझे लगता है अभी कोई आपके 5-10 मिनट बचे हैं, कोई डाउट है तो आप आस्क कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने सर अपनी पूरी कोशिश की है, जितना कम टाइम था मैंने आपको डीप समझाया सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखो क्योंकि ये इंडियस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा काम आता है हर कंपनी के अंदर सर, ये चीजें काम आती हैं सर। अब तो इंडियस ऐसा है कि चाहे एम्प्लॉय के साथ किया हो चाहे किसी और के साथ किया हो, तब भी एप्लीकेबिलिटी है इसकी शेयर बेस्ड पेमेंट की। तो सर होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, कोई कुछ है, आप, मेरा फोन नंबर आपके पास है। डाउट अभी आया सर, क्या बोलते हैं सर, चेंज इन फेयर वैल्यू बुक P&L में जाएगी या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो खर्चा हमारा ही है ना एम्प्लॉयज को देने वाला। विनीत जी वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, मेरा फोन नंबर है 8708187196। अमित सर कोई डाउट है किसी को, प्लीज हैंड रेज करके, कोई फीडबैक है आप दे सकते हो प्लीज सर। हैंड रेज है अभी सर? हाँ 2 हैंड रेज थे मैंने किया है, और एक ई बुक के रिगार्डिंग लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही है, वो हमने मैं पिछली भेज बार देता सबमिट किया हूँ था सर, जी। मैं आपको ई बुक भेज दूंगा, आप उनको भेज देना आगे। हाँ जी हाँ जी। और आज कितने कवर हो गए? आज तो सर 1-2 ही हुए हैं कवर, क्योंकि इंपॉर्टेंट था सर ये इंडियस। कल हो तो जाएंगे अभी बात, 9 हो जाएंगे कल। कल हो जाएंगे थोड़े मोटे। कल एक काम और करेंगे, अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लगेगा तो लगा हाँ, लेंगे ना। मेरा फोन नंबर है 870, मैं आपको क्योंकि सर मैंने अपना पूरा जी जान लगाई है, क्योंकि सर ऐसे मुझे समझाना आता नहीं है, देखो ऊपर ऊपर से, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगा फिर। मेरा फोन नंबर है, 1 मिनट स्क्रीन लोड हो रही है, 870-818-7196, 870-818-7196। बुक मेरे को शेयर कर देना, चाहे मैं भेज दूंगा सबको ना। हाँ कर दूंगा सर। हैंड रेज हुए हैं अभी, बड़ी अमित जी का भी, देखते हैं क्या बोलते हैं अमित सर। हाँ जी, दोनों का मैंने अनम्यूट किया है, अमित गुप्ता एंड विनीत रमुका। आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। सर मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है चैट पे। अच्छा पूछ लिया है, ठीक है सर, ओके सर। बाकी सर किसी मेंबर की डाउट, कोई क्वेरी कुछ और भी हो, लेकिन इंडियस बड़े इंटरेस्टिंग चीज है सर, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी। सर मेरे को एक डाउट है इंडेक्स 40 से रिलेटेड। हाँ बताएं सर, बताएं। सर मेरे को ये पूछना है कि इंडेक्स 40 जैसे बोलता है कि अपने लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे 2 केस में, अगर अपने लोग नेट इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर वो प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है। और इंडेक्स 16 जो है सर पीपी, वो बोलता है कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी बिजनेस एंड एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम पीपी में दिखाते हैं। पीपी का अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता है कि आप कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, इंडेक्स 40 बोलता है कि आप कॉस्ट मॉडल ही यूज कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का, ठीक है, आपको फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसा सर क्या रीजन है कि इंडेक्स 16 परमिट करता है रिवैल्यूएशन, बट इंडेक्स 40 में स्पेसिफिकली मना किया हुआ है? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। सर इसका लॉजिक सर ये है, आईएफ जो 2 हमारे पास गैप होते हैं सर, एक तो सर यूएस गैप है, पता होगा आपको, एक आईएफआरएस, दोनों काफी अलग अलग हैं। यूएस गैप के अंदर आपको परमिट किया हुआ है,
कि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फेयर वैल्यू मॉडल ले सकते हैं रिवैल्यूएशन। हाँ किया हुआ इसका है। कारण ये है कि अगर सर कोई आपने बिल्डिंग दे दिया जो कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर पड़ी है, खाली पड़ी है मान लो, और आपका रीजन ये है कि आप उसको कैपिटल एप्रिसिएशन पे लेके आओगे, तो अल्टीमेटली आपका क्या मोटिव है कि उसकी वैल्यू बढ़े। अल्टीमेटली आपका मोटिव क्या है कि उसकी वैल्यू बढ़े। ये इंडियस ये चाह रहा है कि आपका पीएनएल में इंपैक्ट एक ही साथ आए जब आप उसको सेल करना जाओगे। ओके। क्योंकि अगर ये मॉडल करता परमिट सर इवैल्यूएशन वाला, तो इसका इंपैक्ट हर साल लेना पड़ता आपको फेयर वैल्यू, हर साल लेना पड़ता। और आपने बोला कि फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है सर, ये रिकमेंडेटरी है। लेकिन अगर आपने एक बारी उसकी फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज कर दिया, फिर हर साल आपको डिस्क्लोज फेयर वैल्यू करनी पड़ेगी। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं सर, जितने भी कंपनीज के पास पीपीई है, रिवैल्यूएशन जो है मॉडल, बहुत कम कंपनी यूज करती हैं सर। कारण पता है क्या है सर इसका विनीत सर? कॉस्ट, खर्चा आता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज कर लिया एज पर शेड्यूल 3 एंड आल्सो एज पर इंडियस 16, हर 3 से 5 साल के अंदर अंदर उसका रिवैल्यूएशन कराना फिर से कंपलसरी है। और अभी शेड्यूल 3 अमेंड हुआ था, और शेड्यूल 3 और कारो 2020 में एक बात लिख दी कि अगर कंपनीज इज अडोप्टिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल टू इंटेंजिबल असेट एंड पीपीई, उसका रिवैल्यूएशन सर्टिफाई होना चाहिए थ्रू रजिस्टर्ड वैल्यू। तो उसकी कॉस्ट कंपनी थोड़ी पे करेगी सर। अगर कंपनी को लगता है कि रिवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी कंपनी जाएगी रिवैल्यूएशन में, अदरवाइज नहीं जाएगी। इसमें आ गया, ठीक है सर विनीत सर? देखो दूसरा क्वेरी आपने पूछा, जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी का मेन है पर्पस, वो है रेंट के लिए, अर्निंग फॉर रेंटल। और वो भी कॉन्ट्राडिक्ट करता लीजेस के। आपने कभी उसको चेक करने की कोशिश की है? कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंडियस 40 एंड इंडियस 116 लीजेस? नहीं सर, इतना डिटेल में तो नहीं देखा है कभी। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका आज दिमाग खराब कर दूंगा। आप सोच के पागल हो जाओगे भी, यार क्या मैंने सवाल पूछ लिया, ये बंदा पूछो ना। ये बंदा मुझे घुमा गया। क्योंकि सर ध्यान रखना, अगर कोई चीज आपने रेंट पे दी है, आप क्या बन गए? लेसर बन गए। ठीक है। सामने वाला बंदा क्या बन गया? लेसी बन गया। अब इंडियस 116 सर आपके ऊपर एप्लीकेबल भी है, ध्यान रखना। सिर्फ इंडियस 40 एप्लीकेबल नहीं हो आपके। अगर रेंटल कोई बिल्डिंग मान लो पड़ी है आपके पास, आप रेंट पे दे रहे हो, या लैंड पड़ी आप उसको रेंट पे दे रहे हो, तो इंडियस 40 तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ में इंडियस 116 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ लीज ट्रांजेक्शन। वो बात अलग है कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज भी ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई ऑपरेटिंग लीज, कोई फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट नहीं बचा सर। अब एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, राइट ऑफ यूज असेट का कॉन्सेप्ट बचा है सिर्फ। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दे दी सर, और एज पर इंडिया 116 अगर वो ऑपरेटिंग लीज है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिया 40 में रहेगी लैंड। लेकिन अगर कोई लैंड आपने लैंड या बिल्डिंग रेंट पे दे दी मान लो, और एज पर इंडिया 116 वो फाइनेंस लीज बन गई, तब इंडिया 40 कोई काम का नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। तब तो अपने को असेट डील करना पड़ेगा। हाँ, तब इंडियस 116 में जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बन जाएगी वो। ये ध्यान रखना बात सर। करेक्ट, ठीक है ना सर? एवरी इंडियस इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर विनीत सर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीजें हैं, और इसी बात की सर हमारी वैल्यू है सर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में क्या फर्क है सर? यही तो फर्क है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को रूल्स पता है, प्रिंसिपल पता है, स्टैंडर्ड्स पता है, उसको नहीं पता। हमें ये प्रूव करना है कि हम कोई अकाउंटेंट नहीं है, हम वाकई में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करेक्ट। तो थैंक यू सर, आपने कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी इंडिया से पूछ सकते हैं। रोमी जी का डाउट है, हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी इफ सॉफ्टवेयर टेक्स 2 years टू कंप्लीट। सर ये डायरेक्टली जाएगा आपका। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा सर कि जो ये सॉफ्टवेयर कंप्लीशन एज पर
एज पर आपकी इंडियस 115 की जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये सेटिस्फाई एट अ पॉइंट इन टाइम है या ओवर टाइम है। अगर ओवर टाइम है तब आपको इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड की मदद से अपनी जो रिवेन्यू है उसको बुक होना है। अगर ये एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर है तब आपको ये वाली बुक है करनी पड़ेगी, 2 साल के बाद करनी पड़ेगी। ठीक है रोमी सर? रोमी सर समझ आया? उसके लिए सर इंडियस 115 के प्रिंसिपल्स आएंगे आपके पास। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आपको सेशन अच्छा लगा सर? कोई भी आपका अगर फीडबैक तो मुझे आप जरूर बताएं। फोन नंबर भी है। आप अतुल सर थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अभिषेक सर आल्सो थैंक यू। कोई भी आपका और फीडबैक हो, अमित सर थैंक यू, विनीत सर थैंक यू, अश्विनी सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट हो सर आप मुझसे 4-5 मिनट हैं पूछ सकते हो अनम्यूट करके। होपफुली सर मैंने जस्टिस जो आपने मुझे 1.5-2 घंटा दिया है। देखो सर, शेयर बेस्ड पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोई फैकल्टी आपको 1 घंटे में भी समझा सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कम से कम सर 8-10 घंटे चाहिए सिर्फ शेयर बेस को समझाने के लिए। सर 8-10 घंटे चाहिए कम से कम। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछो सर, पूछो सर इंडेक्स 3 सर। कैश फ्लो एक मिनट, स्टेटमेंट। आई रिक्वेस्ट मेंबर्स कि आप सर का क्वेश्चन जरूर सुने, क्योंकि इनके क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी बातें छुपी होती हैं जो हमें भी सीखने में काम आती हैं। हाँ सर पूछिए विनीत सर। सर इंडेक्स 3 बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर इंडियस 3 है ही नहीं सर, इंडियस 3 है ही नहीं कोई। इंडेक्स 7 है सर, सॉरी। हाँ हाँ सर इंडेक्स 7 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, आइदर एज ठीक पर है। डायरेक्ट मेथड और पर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है सर। और इसमें लिखा हुआ है इंडेक्स 7 में एक लाइन है कि इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। देखो सर बात क्या है कि आपके सामने यहाँ पे इंडियस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप बैलेंस शीट जो इंडियस की तैयार कर रहे हो वो कौन बताता है? कंपनी एक्ट बताता है ना सर, शेड्यूल 3। ये आपका फॉर्मेट ही होगा। शेड्यूल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपकी कंपनी है लिस्टेड कंपनी तो उसकी मेन कौन है सर? आपके ऊपर कौन बैठा है? सेबी बैठा है ना सर। सेबी क्या बोलता है कि इनडायरेक्ट से ही बनाना है आपको। ठीक है सर, आप चलो ठीक है इनडायरेक्ट से ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जब अपने डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं तो कंपनीज फिर भी क्यों मतलब सर इसलिए बना रही हैं क्योंकि सर वो फॉर्मूला इस टाइप यूज करता है, काइंड ऑफ। अगर आपने इनकम टैक्स कंप्यूटेशन देखी होगी ना सर, वो भी तो सर यही होता है मेथड की जो प्रॉफिट एंड लॉस है पहले लेके आओ। ठीक है। इनकम टैक्स में जो खर्चे नहीं मिलते उसको डिसअलाउ कर दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दो। इनडायरेक्ट मेथड से सर ज्यादा क्लैरिटी मिलती है आपको एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट मेथड। ओके, ये बात है बस, बाकी फर्क कुछ नहीं है सर। उसमें पिक्चर ज्यादा साफ मिल जाएगी कि मान लो कंपनी का खर्चा डेप्रिसिएशन का, वहां तो आएगा नहीं आपका डायरेक्ट में, तो वहां खर्चा कुछ भी, वो तो सिर्फ जो कैश में खर्चा हुआ सारा का सारा वही आ जाएगा। तो जो पिक्चर मिलनी चाहिए क्लियर इन्वेस्टर को, वो डायरेक्ट में नहीं मिलेगी जितनी उसको इनडायरेक्ट में मिलेगी। ये है इसका एक्चुअली जो है लॉजिक। आई ऑलवेज रिकमेंड इनडायरेक्ट मेथड, ऑलवेज। ठीक है ना सर? हाँ सर। बाकी सर कोई डाउट है, नंबर मेरा हमेशा है सर। ऐसे डाउट अगर ना सर मेंबर्स ऐसे डाउट, सर बहुत ऐसा डाउट था वैसे आपका, मतलब आई रियली अप्रिशिएट सर, तालियां होनी चाहिए कि आपने इतना गंभीर पढ़ा है। तो थैंक यू सर। ओवर टू यू सर अश्विनी सर। सॉरी यार, मेरे ख्याल में अनम्यूट ही रह गया बीच में, कोई किसी की क्लाइंट का कर रहा था मैं, तो नहीं, कोई बात। वो पार्ट में काट दूंगा। आपने बोल देते तो मैं उससे मैं कर ही देता म्यूट। चलो नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट थे कोई, अब मैंने हैंड ओवर किया है बस। नहीं, पहले मेरे ख्याल में मैं आई वाज अनम्यूटेड, क्योंकि मैंने आके म्यूट भी किया है बीच में। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच। आज का बड़ा अच्छा सेशन रहा। मैं ज्यादा नहीं सुन पाया क्योंकि किसी काम में बिजी था, तो मैं शाम को सुनूंगा आपका ये सेशन जो बैलेंस रह गया। तो आई होप कि जितने भी वो बच गए हैं हमारे इंडेस, तो वो हम कल कवर कर पाएंगे। तो पार्ट 3 लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अगर 2 के 3 घंटे लगेंगे तो आप काइंडली निपटा देना।
अपनी ट्रेन की स्पीड उस हिसाब से बना लेना आप अपनी। ठीक है जी, ठीक और है। मेरे को वो काइंडली ई बुक भी शेयर कर देना। तो हम क्या करेंगे कि वो अगर मेरे को पहले आप शेयर कर दोगे ना ई बुक, तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग टू ऑल, हम एक काम करेंगे कि मैं उसको ना अपने गूगल ड्राइव पे रख के कल गूगल ड्राइव का लिंक ना इसमें चैट बॉक्स में ही शेयर कर दूंगा, ताकि ये वहां से ले सकें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ठीक वो है। सिर्फ उन्हीं को देंगे जो पार्ट 2 अटेंड कर रहे हैं, बाकियों को नहीं देंगे। ठीक है सर, ठीक थैंक है यू जी। सर, थैंक यू Okay. मेंबर्स, थैंक यू सर। ओके। ओके।